कैसे हैं आप लोग? स्टार्ट करें। चलें जी, कल हम डिस्कस कर रहे थे कुछ चीज़ों को और हमने डिस्कस किया था एग्जाम सप्लाईज क्या होती हैं और जो ज़ीरो रेटेड हैं वो क्या होती हैं, हमने कल डिस्कस किया था। किससे पूछूं? एक्सेप्शन क्या है कि कब गुड्स हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो ज़ीरो रेटेड ट्रेड नहीं होती? बताएं एक्सेप्शंस, रूल बताएं कि कब हमारी एक्सपोर्ट्स ज़ीरो रेटेड ट्रेड नहीं होती। ठीक है, ठीक है। और तीसरा? आप बताएं। एक्सपोर्ट के लिए रखी हूँ, एक्सपोर्ट ना की हूँ। कोई सी ऐसे 3 सिनेरियोज बताओ जिसमें हमारी गुड्स एग्जेम्प्ट होती हैं। एग्जेम्प्ट, डिप्लोमेट्स वगैरह इंपोर्ट करें, वेरी गुड। और ईपीसी को क्या? ईपीसी के लिए मशीनरी इंपोर्ट गई, ठीक है। एक और? नहीं, नहीं। बताएं कोई से 3 सिनेरियोज जिसमें हमारी गुड्स जो हैं वो एग्जेम्प्ट होती हैं। ठीक है, लाइव एनिमल्स, ओके। क्या? बुक्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गए, और फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल, ओके। कोई से ऐसे 3 सिनेरियोज जिसमें हमारी एक्सपोर्ट्स के अलावा होती हैं ज़ीरो रेटेड। एक्सपोर्ट्स के अलावा कोई से 3 सिनेरियोज जिसमें हमारी गुड्स जो हैं वो ज़ीरो रेटेड होती हैं। पैकिंग मटेरियल, ठीक है। और सप्लाई ऑफ गुड्स टू डिप्लोमेट्स, और ठीक है। एक और? हाँ, मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर जो बिजली इस्तेमाल कर रहा होगा वो भी क्या होगी, हमारी ज़ीरो रेटेड ही ट्रीट हो रही होगी, ठीक है। तो जब कल हम डिस्कस कर रहे थे जो हमारे पास ज़ीरो रेटेड गुड्स थी, जो हमने 5th स्केड्यूल डिस्कस किया था, या जब हमने एक्सपोर्ट्स की बात की थी, तो हमने उसमें क्लियरली डिस्कस किया था कि हमें क्या मिलता है, रिफ़ंड मिलता है। यही डिस्कस किया था ना। और रिफ़ंड का मतलब क्या था? जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपने सेल्स की हैं अगर 1 मिलियन की, और अगर ये फॉल कर रही हैं ज़ीरो रेटिंग में, तो आउटपुट टैक्स कितना आएगा? 0 रुपीज़। और अगर आपकी परचेजेस थी फॉर एग्जांपल 5 लाख की, और आपने 18% के हिसाब से टैक्स पे किया हुआ है, तो कितना होगा ये? 90,000। तो ये क्या होगा, आपको 90,000 का 90,000 ही क्या हो जाएगा, रिफ़ंड हो जाएगा। यही चीज़ हमने पढ़ी थी कि ज़ीरो रेटिंग का सबसे बड़ा फीचर क्या होता है कि हमें गुड्स रिफ़ंड हो रही होती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये जो इनपुट टैक्स है इसका रिफ़ंड करने का प्रोसीजर क्या है, किस तरह से ये रिफ़ंड हो रहा होगा, इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर डिस्कस आउट करना है कि ये रिफ़ंड का प्रोसीजर क्या है, वो हमने देखना है। और यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है कि रिफ़ंड का प्रोसीजर क्या है, बताएं, और किस तरह से है वो हमने लेके चलना है। देखें, रिफ़ंड क्या है कि इनपुट टैक्स जो रिफ़ंड होगा, जो हम रिफ़ंड लेने जा रहे हैं, वो कितने दिनों में होना चाहिए? 45 डेज़ ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब रिटर्न का मतलब क्या है? रिटर्न कहते हैं हमारे पास सेल्स टैक्स का डॉक्यूमेंट होते हैं। रिटर्न किसे कहते हैं? रिटर्न बेसिकली हमारे पास एक सेल्स टैक्स का डॉक्यूमेंट है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम तमाम डिटेल्स जो हैं जमा करवाते हैं कि जी मैंने सेल्स कितनी की थी, उसकी तमाम डिटेल्स बताई जाती हैं। मैंने परचेजेस कितनी की थी, इसकी तमाम डिटेल्स बताते हैं। सेल्स के ऊपर मैंने आउटपुट टैक्स कितना कलेक्ट किया वो बताया जाएगा।
परचेजेस के ऊपर मैंने कितना इनपुट टैक्स पे किया वो बताया जाएगा, और एंड पे जो मेरा सेल्स टैक्स पेएबल वगैरह होगा वो डिक्लेयर करके गवर्नमेंट को क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा। तो जो ये हम डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं इसे हम क्या कहते हैं, सेल्स टैक्स रिटर्न कहते हैं। अब सेल्स टैक्स रिटर्न जो है, रिमेंबर, ये हम हर मंथ जमा करवाते हैं। एवरी मंथ जो है, ये जो बिज़नेस हैं, दुकानदार हजरात हैं, हर महीने सेल्स टैक्स रिटर्न जो है वो क्या करते हैं, सबमिट करते हैं। इसकी ड्यू डेट क्या होती है, 15th ऑफ ईच मंथ, कि हर महीने की 15 तारीख को क्या करनी होती है, इन्होंने रिटर्न सबमिट करवानी होती है। अब क्या मतलब, देखें, अगर आपके पास महीना है फरवरी का, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा टैक्स पीरियड। अब सेल्स टैक्स में टैक्स पीरियड क्या होता है आपका, 1 मंथ होता है। हम हर महीने को क्या कंसीडर करते हैं, टैक्स पीरियड कंसीडर करते हैं। अब जो टैक्स पीरियड है फरवरी का, हमने सारा कुछ जो है वो कैलकुलेट इस 1 महीने का करना है। हमने देखना है कि फरवरी के महीने में हमारी कितनी सेल्स हुई हैं, हम सारी इन्फॉर्मेशन बताएंगे कि जी फरवरी के महीने में इतनी सेल्स हुई हैं। अब ये स्टार्ट हमारी होंगी कब से, 1 फरवरी 2024 से स्टार्ट होंगी और 29 फरवरी 2024, ये हमारे पास एक पूरा महीना है। इस एक पूरे महीने में जितनी मैंने सेल्स की हैं उसका क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड गिवन किया जाएगा। फिर इस 1 महीने में जितनी मैंने परचेजेस की होंगी उसका क्या किया जाएगा, रिकॉर्ड गिवन किया जाएगा। तो इस सेल्स के ऊपर जो आउटपुट टैक्स होगा, वो इन परचेजेस पे जो इनपुट टैक्स होगा वो क्या किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा, और एंड पे क्या आ जाएगा, सेल्स टैक्स पेएबल। तो ये जो हम रिटर्न जमा करवा रहे हैं वो किस करवा रहे हैं, हर मंथ की जमा करवा रहे होते हैं। अब ये जो फेब का मंथ है, इस फेब की जो रिटर्न जमा होगी उसकी ड्यू डेट क्या होगी, 15 मार्च होगी। बिकॉज इस तारीख से लेके इस तारीख तक हमने सारी सेल्स की हैं, सारी परचेजेस की हैं। अब जब इसकी रिटर्न जमा करवानी है, इसकी ड्यू डेट क्या है, अगले महीने की 15। तो 15 मार्च तक मैंने क्या करनी होगी, ये रिटर्न जमा करवानी होगी। इसके लिए हम वेबसाइट पे जाएंगे, जो हमारा एफपीआर की वेबसाइट है, वहाँ पे हमारा पोर्टल होगा आईआरएस का, वहाँ पे जाके हम इसे क्या कर रहे होते हैं, सबमिट करवा रहे होते हैं। तो 15 तारीख क्या होती है, हमारी ड्यू डेट होती है रिटर्न जमा करवाने की। अब सिमिलरली अगर मैंने मार्च के महीने की रिटर्न सबमिट करवानी हो तो इसकी ड्यू डेट क्या होगी, 15 अप्रैल होगी। अगर मैंने अप्रैल की रिटर्न जमा करवानी हो तो इसकी ड्यू डेट क्या होगी, 15 मई होगी। अगर मैंने मई के मंथ की रिटर्न जमा करवानी हो तो इसकी क्या होगी ड्यू डेट, 15 जून जो है वो इसकी ड्यू डेट कंसिडर हो रही होगी। मतलब हर महीने की जो रिटर्न है उसकी ड्यू डेट क्या है, अगले महीने की 15 तारीख। हर महीने के रिटर्न की ड्यू डेट क्या है, अगले महीने की 15 तारीख। और सेल्स टैक्स में हम हर महीने की रिटर्न जो है वो सबमिट करवा रहे होते हैं। जैसे अगर यूरो स्टोर हो गया, ये केक्स एंड बेक्स वगैरह हो गई, ये पूरा देखेंगे जी हमारा महीना स्टार्ट हो 1 तारीख को, ख़त्म कब होगा, 31 तारीख को। पूरे उस 1 महीने में कितनी सेल्स हुई हैं, कितनी परचेजेज हुई हैं, कितना आउटपुट टैक्स आया, कितना इनपुट टैक्स पे किया, उसकी रिटर्न जमा करवाएंगे और ड्यू डेट क्या होगी, 15 तारीख होगी। अब आपने जब रिटर्न जमा करवा दी, फॉर एग्जांपल ये फरवरी की रिटर्न है, आपने फरवरी की रिटर्न सबमिट कर दी। अब आपके पास ड्यू डेट है 15 मार्च, आप 10 को कर दें, आप 5 को कर दें, आप 6 को कर दें, आप 7 को कर दें, आप 11 को कर दें, वो आपकी डेट है। लेकिन लास्ट डेट क्या होगी, 15 मार्च। जब आप ये रिटर्न सबमिट करवा देंगे, जस्ट टेक एन एग्जांपल, आपने 15 मार्च 2024 को रिटर्न जमा करवा दी और उस रिटर्न में आपने कहा था जी मुझे 1 लाख रुपए का इनपुट टैक्स जो है वो क्या मिलना है, रिफंड मिलना है, आपने क्लेम कर लिया। अब गवर्नमेंट ने आपको रिफंड कब करना है, रिमेंबर क्या टाइम लिमिट है, विद इन 45 डेज ऑफ रिटर्न। क्या, जब हम रिटर्न जमा करवाएंगे, उस रिटर्न जमा करवाने के बाद 45 दिन के अंदर उसने क्या करना है, हमें ये रिफंड करना है। अब यहाँ से आपने इस डेट के ऊपर रिटर्न सबमिट की है, इस डेट से हमारे क्या हो जाएंगे, 45 डेज जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो ज़रा काउंट करें, 15 मार्च बीच में शामिल होगी। अब देखें यहाँ पे टेक्स्ट में एक वर्ड इस्तेमाल होगा विद इन, जहाँ पे भी विद इन का वर्ड लिखा आएगा तो इसमें वो डेट शामिल होनी है।
अगर ये विद इन ना लिखा होता, खाली लिखा होता विद 45 डेज, तो मैं 15 की काउंट नहीं करूँगा। जब विद इन का वर्ड इस्तेमाल हो गया तो ये भी होगा। अब देखिए मार्च है तो 15 शुरू करें, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। तो इसका मतलब मार्च में कितने इसके डेज आ जाएंगे? 17 डेज आ जाएंगे। और अप्रैल के कितने बनते हैं? 30 करेंगे तो ये कितने बन जाएंगे इसके? 47 बन जाएंगे। इसका मतलब 28 अप्रैल, अप्रैल के 28, तो 28 अप्रैल 2024 जो है, यहाँ पे इसके 45 डेज पूरे हो रहे हैं इस रिटर्न को जमा करवाने के बाद। ऐसे ही है। अब गवर्नमेंट के पास है कि गवर्नमेंट ने रिटर्न जमा करवाने के बाद इस तारीख तक 45 दिन के अंदर अंदर क्या करना है? रिफंड जो है वो पे करना है। इज दैट क्लियर? जब आप रिटर्न जमा करवा देंगे, रिटर्न सबमिट होने के बाद 45 डेज के अंदर क्या करना है? हुकूमत ने आपको रिफंड जो है वो करना है। अब अगर जब गवर्नमेंट आपको रिफंड करने जाएगी तो रिमेंबर, अगर आपने कोई भी किसी किस्म का भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, चाहे वो सेल्स टैक्स में हो, चाहे इनकम टैक्स में हो, या कोई भी ड्यूज़ है, कोई भी फ़ी है, कोई भी पेनल्टी है, कोई भी डिफ़ॉल्ट सरचार्ज है, गवर्नमेंट क्या कर लेगी? आपके उस रिफ़ंड से काट लेगी। आपको हमेशा क्या करेगी? नेट अमाउंट जो है वो रिफ़ंड ही पे करेगी। क्या करेगी? जो नेट अमाउंट होगी वही क्या करेगी? आपको पे करेगी। तो जितनी भी आपने फ़ाइन, पेनल्टी, ड्यूज़ या कोई और टैक्स पे करना हुआ, गवर्नमेंट इससे डिडक्ट कर लेगी और आपको क्या करेगी? नेट अमाउंट पे करेगी। अब सवाल ये है कि गवर्नमेंट ने आपको रिफ़ंड करना है 45 डेज़ में। अगर वो इन 45 डेज़ में रिफ़ंड नहीं कर पाती, अगर वो इन 45 डेज़ में रिफ़ंड जो है वो नहीं कर पाती, ना आपके ख़िलाफ़ कोई केस पेंडिंग था, ना आपके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी हो रही थी, बिल्कुल नॉर्मल था, और 45 दिन में उसने रिफ़ंड नहीं किया। अब 45 दिन के बाद जितना डिलेड रिफ़ंड होगा, जितना डिलेड रिफ़ंड होगा, रिमेंबर उसके ऊपर वो क्या करेगी? आपको एडिशनल अमाउंट पे करेगी। क्या किया जाएगा? आपको एडिशनल अमाउंट पे की जाएगी, और वो किसके ऊपर होगी? काइबोर रेट के ऊपर होगी। काइबोर रेट होता है कराची इंटरबैंक ऑफर रेट होता है। मतलब अगर एक बैंक दूसरे बैंक से अगर लोन लेगा तो वो जिस रेट के ऊपर उस बैंक से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा होता है ना, सेम उसी रेट के ऊपर वो हमें क्या करेगा? FBR एडिशनल अमाउंट पे कर रहा होगा। तो जितना डिलेड रिफंड होगा उतने नंबर ऑफ डेज पे क्या किया जाएगा? आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे की जा रही होगी। और ये जो आपकी एक्स्ट्रा अमाउंट मिलेगी, ये किसका पार्ट बनेगी? आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बनेगी। क्लियर है? तो रिफंड में 3 बातें हैं जो सबसे अहम है। पहली बात क्या है कि रिफ़ंड हमें होना है कितने दिनों में? 45 डेज़ ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। उसके बाद जब रिफ़ंड दिया जाएगा तो आपके कोई भी अमाउंट, कोई भी रकम, कोई भी डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, कोई भी पेनल्टी है, गवर्नमेंट उसमें से काट लेगी और आपको क्या करेगी? रिमेनिंग अमाउंट जो है वो पे कर रही होगी। और अगर वो आपको टाइम पे रिफ़ंड नहीं करती, ना आपका केस पेंडिंग था, ना कोई इंक्वायरी हो रही थी, ना कोई स्टे, कुछ भी नहीं था, और उसने अगर आपको टाइम पे रिफ़ंड नहीं किया, तो फिर वो क्या करेगी? आपको एडिशनल अमाउंट जो है वो पे कर रही होगी। क्लियर है? ये 3 बातें क्लियर है। ये 5 नंबर का सवाल है जो सबसे मुश्किल समझा जाता है कि रिफ़ंड का प्रोसीजर क्या है। तो लिख लेंगे। पहला क्या है? रिफ़ंड कितने दिनों में होना है? 45 डेज़ में। दूसरा कि अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, पेमेंट, फ़ाइन, पेनल्टी किसी भी टैक्स में पे करनी है तो वो गवर्नमेंट क्या करेगी? डिडक्ट कर लेगी और आपको क्या करेगी? रिमेनिंग अमाउंट जो है वो पे करेगी। और तीसरा क्या है कि अगर वो आपको विद इन टाइम रिफ़ंड नहीं करती और आपके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी वगैरह पेंडिंग कुछ भी नहीं है, तो फिर वो क्या करेंगे? आपको एडिशनल अमाउंट पे कर रहे होंगे। तो पहली बात क्या है? रिफ़ंड होगा 45 दिनों में, जो फाइन पेनल्टी वगैरह होगी वो काट लेगी, और अगर टाइम पे रिफ़ंड ना हुआ तो वो क्या किया जाएगा? एडिशनल अमाउंट पे की जाएगी। डन। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी वगैरह जो है वो शुरू हो जाए। पॉइंट नंबर 1 भी हमारा हो गया, पॉइंट नंबर 2 भी हो गया। पॉइंट नंबर 3 जो है इसको डिस्कस करते हैं। आपने रिफ़ंड क्लेम किया या आपने इनपुट टैक्स क्लेम किया, गवर्नमेंट को शक हो गया कि यार नहीं,
ये कोई 2 नंबरी कर रहा है या इसने गलत रिफंड वगैरह क्लेम किया है या कुछ भी गवर्नमेंट को लग रहा है कि यार ये ठीक नहीं कर रहा, तो वो क्या करेगा, वो आपके खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट करेगा। वो आपके खिलाफ क्या करेगी, इंक्वायरी स्टार्ट करेगी। और रिमेंबर ये इंक्वायरी उसने 60 डेज़ में क्या करनी है, कंप्लीट करनी है। अगर उनको लग रहा है कि आपने रिफ़ंड गलत लिया है, कोई फेक इनवाइस है या कोई भी 2 नंबरी है, तो आपके खिलाफ क्या किया जाएगा, प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी, केस स्टार्ट हो जाएगा। और वो कितने दिनों में करना है आपने, 60 दिनों में। रिमेंबर जब आपका केस स्टार्ट हो गया ना आपके खिलाफ, फिर ये जो डिलेड रिफंड वाला पॉइंट है वो रुक जाएगा। बिकॉज जब तक आपका केस चल रहा होगा ये 45 दिन काउंट नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि आपके खिलाफ क्या हो गया है, इंक्वायरी स्टार्ट हो गई है। तो नॉर्मल केस में था जी 45 दिन में रिफंड होना चाहिए, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, अगर 45 दिन ऊपर हो गया तो आपको क्या करेगा, वो डिलेड रिफंड पे करेगी। लेकिन अगर उनको शक पड़ा और आपके खिलाफ इंक्वायरी अगर स्टार्ट हो गई है, तो कितने दिनों में इंक्वायरी कंप्लीट करनी है, 60 दिनों में, 60 डेज़ में क्या करनी है, उसने इंक्वायरी कंप्लीट करनी है। अगर 60 दिनों में इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती तो क्या होगा, उसको एक्सटेंशन दे देगा। कौन देगा, एक्सटेंशन मिल जाएगी अप टू 120 डेज़, 120 दिन तक की एक्सटेंशन मिलेगी। मतलब मज़ीद 60 दिन क्या किए जाएंगे, एक्सटेंड कर दिए जाएंगे। और ये एक्सटेंशन कौन देगा, जो एडिशनल कमिश्नर होगा या उससे ऊपर के रैंक का बंदा होगा, वही एक्सटेंशन देगा कि इस बंदे के खिलाफ केस चल रहा है, 60 दिन पूरे हो गए हैं, कोई फैसला नहीं हुआ, ना इंक्वायरी कंप्लीट हुई है, तो मज़ीद क्या दे दी जाएगी, 60 दिन की एक्सटेंशन जो है वो दे दी जाएगी। और वो कौन देगा, एडिशनल कमिश्नर जो है वो दे रहा होगा। अगर इन 120 दिन में भी इंक्वायरी का फैसला नहीं होता, केस पेंडिंग चल रहा है, तो रिमेंबर अब उसको अप टू 9 मंथ्स तक, कितने होते हैं, 270 डेज होते हैं ना 9 मंथ्स में, अप टू 9 मंथ्स तक क्या कर दी जाएगी, एक्सटेंशन दे दी जाएगी। और ये एक्सटेंशन देगा एफबीआर बोर्ड देगा, और इसकी रीजंस इन राइटिंग देगा कि हमने ये एक्सटेंशन क्यों दी है, क्यों इसका फ़ैसला अभी तक नहीं हो पा रहा। अगर इन 9 महीनों में भी फ़ैसला ना हो पाया, इंक्वायरी कंप्लीट ना हो पाई, तो क्या हो जाएगा, केस डिसमिस हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, रिफ़ंड वगैरह है तो दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है तो इंक्वायरी कितने डेज में कंप्लीट होनी है, 60 दिनों में। अगर 60 दिन में कंप्लीट नहीं हो रही तो कब तक हो जाएगी एक्सटेंशन, अप टू 120 डेज। बट एक कौन करेगा एक्सटेंशन, एडिशनल कमिश्नर। अगर 120 दिन में भी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हो पा रही तो होगी एक्सटेंशन अप टू 9 मंथ्स, और वो कौन देगा, एफबीआर दे रहा होगा। तो ये रिफंड का प्रोसेस है। देखिए रिफंड की है पहले नॉर्मल कहानी, क्या था, रिफंड होगा हमें 45 डेज में, नंबर 1। अगर कोई भी हमने डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, पेमेंट, फ़ाइन, पेनल्टी पे करनी है तो वो रिफ़ंड से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। और अगर कोई इंक्वायरी हमारे खिलाफ पेंडिंग नहीं थी और 45 दिन में अगर रिफ़ंड गवर्नमेंट नहीं करेगी तो क्या करेगी, आपको वो एडिशनल अमाउंट पे करेगी। डन। और अगर उनको शक पड़ गया कि आपने गलत रिफ़ंड क्लेम किया है तो आपके खिलाफ क्या हो जाएगी, इंक्वायरी जो है वो जनरेट हो जाएगी। अब इंक्वायरी का फैसला या जो प्रोसीडिंग्स हैं वो कितने दिनों में कंप्लीट होनी है, 60 दिनों में। अगर 60 दिनों में कंप्लीट नहीं हो पा रही तो कब तक होगी, अप टू 120 डेज। बट ये एक्सटेंशन कौन देगा, एडिशनल कमिश्नर या उससे ऊपर के रैंक का बंदा। अगर 120 दिन में भी कंप्लीट नहीं हो पा रही तो फिर कौन देगा, एफबीआर, और वो कितनी देगा, 9 महीने की एक्सटेंशन देगा। रिमेंबर जब तक इंक्वायरी चल रही है ये वाले डेज कभी भी रिफंड वाले डेज में काउंट नहीं हो रहे होंगे। ये क्लियर है। आप इसको ज़रा अपने नोट से रीड आउट कर लें ताकि आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन वगैरह ना हो। फिर हम आगे चलते हैं कि आई कैप का एक बड़ा फेमस क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो पास्ट पेपर में आपको 5 से 7 दफ़ा मिलेगा, उसको देखते हैं हम यहाँ पे फिर।
रिमेंबर कोई अगर चीज़ एग्जाम्ट है ना, लोकल बेच रहे हैं एग्जाम्ट है, अगर हम उसको एक्सपोर्ट कर दें तो वो क्या ट्रीट होगी, ज़ीरो रेटेड। ये याद रखें। जैसे फॉर एग्जांपल कुरान मजीद एग्जाम्ट है, एक्सपोर्ट कर देंगे क्या होगा, ज़ीरो रेटेड। तो ये चीज़ याद रखनी है। अब आई कैप का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, और ये आपको पास पेपर जब हम कर रहे होंगे तो ये एक रिपीटेड क्वेश्चन मिलेगा, 5 से 7 दफ़ा आ चुका हुआ है। ये एज इट इज़ टेबल आपने करना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एग्जाम सप्लाइज एंड ज़ीरो रेटेड सप्लाइज। इसका टेबल जो है वो पेपर में लाजमी मांगता है, और ये रटा मार लें, अपनी वर्डिंग में लिखना है, अपनी वर्डिंग में। 5 नंबर का सवाल आएगा और इस पर मिनिमम ये चीज़ें जो है वो क्या करनी है, आपने बतानी है। जैसे डिफरेंस, और जब भी डिफरेंस का सवाल आएगा आपने उसको ये टैबुलर फॉर्म में करना है, टेबल बना कर लिखना है। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम सप्लाइज का मतलब क्या है। अगर बात करें डेफिनेशन की, तो एग्जाम सप्लाइज क्या होती हैं, ये वो सप्लाइज हैं जिसके ऊपर टैक्स चार्ज नहीं होता। और जो हमारे पास है ज़ीरो रेट सप्लाइज, इसका मतलब क्या है, इनके ऊपर टैक्स चार्ज होगा बट 0% के ऊपर। फिर गुड्स की बात करें तो जो हमारे पास एग्जाम सप्लाइज हैं, ये इसमें कौन कौन सी गुड्स आती हैं, जो FBR ने नोटिफाई कर दी हैं, या 6 कैजुअल जो हमने कल पढ़ा था। और इसमें कौन सी गुड्स आती हैं जो एक्सपोर्ट्स हो रही हैं, या 5th कैजुअल वाली जो हमने कल पढ़ा था। अब रिफ़ंड लेने हैं ना, तो रिफ़ंड के लिए हमारे पास इनवॉइस लाजमी होनी चाहिए। जब हम कभी भी इनपुट टैक्स गवर्नमेंट से रिफ़ंड करने जाएंगे ना, कहेंगे जी हमें ये इनपुट टैक्स रिफ़ंड कर दो, इनवॉइस दिखाओ, कहाँ से परचेज़ किया था, कितने का किया था। तो रिफ़ंड के लिए हमें इनवॉइस जो है वो लाजमी चाहिए, सेल्स की भी और परचेजेस की भी। एग्जाम्ड गुड्स के लिए हमें कोई किसी किस्म की इनवॉइस चाहिए नहीं, बिकॉज इसका इनपुट टैक्स तो मिलना ही नहीं है, सारा वेस्ट हो जाना है, इसके लिए कोई इनवॉइस नहीं चाहिए। फिर इस पर हमें इनपुट टैक्स से कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलेगी, और जो हमारे पास ज़ीरो रेटेड है इसमें इनपुट टैक्स जितना भी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रिफ़ंड हो जाएगा। रिफ़ंड्स लेने हैं तो हमें सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, लेकिन एग्जाम सप्लाइज के लिए कोई किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन जो है हमें नहीं चाहिए होती। तो ये 5 बातें जो हैं वो आपने क्या रखनी है, याद रखनी है। आप इनको अपनी वर्डिंग में लिख दें, अपने सेंटेंसेस में लिख दें, बट यही बातें लिखनी है। पहली बात क्या होगी कि गुड्स हैं कौन सी। पहले आ जाएगी डेफिनेशन कि एग्जाम सप्लाइज क्या होती है, जिन पर टैक्स नहीं है, एंड व्हाट आर ज़ीरो रेटेड, इनके ऊपर टैक्स है बट 0% के ऊपर है। गुड्स कौन सी होंगी, एग्जाम्ट में गुड्स हैं 6 कैजुअल वाली, या जो गवर्नमेंट नोटिफाई कर दे। और इसमें गुड्स हमारे पास कौन सी आ रही हैं, 5th कैजुअल वाली या एक्सपोर्ट। फिर एग्जाम्ट के लिए इनवॉइस नहीं चाहिए, रिफंड के लिए इनवॉइस चाहिए। एग्जाम्ट गुड्स में इनपुट टैक्स की कोई एडजस्टमेंट, कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। जो हमारे पास ज़ीरो रेटेड है इसमें जितना भी इनपुट टैक्स होगा वो हमें क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। उसके अलावा जो हमारे पास रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रिफ़ंड्स के लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी है, और एग्ज़ाम सप्लाइज के लिए कोई किसी किस्म की हमें रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। तो ये पास्ट पेपर एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो हमने क्या करना होता है, लेकर चलना होता है। गॉट इट। आपको ये सवाल ऑलमोस्ट 5 दफ़ा पेपर में मिलेगा, पास्ट पेपर में, ऑटम 14 के बाद। तो अभी तक हमने 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं जो पास्ट पेपर में आ रहे हैं। एक था बताएं जी एक्सेप्शंस ऑफ ज़ीरो रेटिंग, और दूसरा हमने देखा है ये डिफरेंस कि बताएं ज़ीरो रेटिंग में और एग्जाम्ट में डिफरेंस क्या होता है। डन हो गया। ये 2 फेमस क्वेश्चन है, लाइक आई गेस ऑटम 23 में सवाल आया डिफरेंस का, या स्प्रिंग 23 में सवाल आया होगा डिफरेंस का। तो ये सवाल आता रहता है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। अच्छा जी, अब हम ज़रा बात करते हैं, हमने डिस्कस किया था कि जो हमारा सेल्स टैक्स है जिसको हम लेके चल रहे थे, यहाँ तो उसमें एग्जाम्ड गुड्स आती हैं हमारे पास। एग्जाम्ड का मतलब है कि इसके ऊपर कोई किसी किस्म का सेल्स टैक्स वगैरह जो है वो चार्ज होता ही नहीं है। समझ लग गई है। एग्जाम्ड गुड्स कौन सी होती हैं, क्या कुछ उसमें आएगा, जैसे लाइव एनिमल्स हो गया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह हो गया, सैम्पल्स वगैरह हो गए, ये सारे एग्जाम्स थे। फिर हमने डिस्कस किया था बाद में हमारे पास क्या आती है चीज़ें, टैक्स एबल वाली चीज़ें जो है आ रही होती हैं। अब इस टैक्स एबल में हमारे पास 3 चीज़ें जो हैं जो मेन हमारे सिलेबस से डिस्कस कर रही हैं। एक हमारे पास आएंगी नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स का मतलब है इनके ऊपर टैक्स चार्ज होगा 18% के ऊपर। दूसरी हमारे पास आएंगी ज़ीरो रेटेड गुड्स, इस पर टैक्स चार्ज होगा 0% के ऊपर।
और तीसरी हमारे पास जो हमारे सिलेबस से रिलेट करेंगी वो आएंगी रिटेल आइटम्स। इसको हम ज़रा आगे जाकर डिस्कस करेंगे। इसमें से हमारी जो ज़ीरो रेटेड गुड्स हैं ये भी हमने पूरी डिस्कस कर ली हैं कि व्हाट आर ज़ीरो रेटिंग, बेनिफिट क्या होता है वो भी डिस्कस कर लिया, गुड्स कौन कौन सी आएंगी वो भी डिस्कस कर ली, इसकी एक्सेप्शन जो है वो भी डिस्कस कर ली, रिफ़ंड का प्रोसीजर क्या होगा वो भी डिस्कस कर लिया। जैसे क्या है रिफ़ंड का प्रोसीजर बताएं ज़रा। रिफ़ंड का क्या प्रोसीजर है? नंबर 1, 45 डेज़ में क्या होगा, रिफ़ंड मिलेगा। कोई पेनल्टी, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, फ़ाइन, टैक्स वगैरह पे करना वो गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट क्या करेगी उसको डिडक्ट कर लेगी। उसके बाद क्या होगा, अगर 45 डेज़ में गवर्नमेंट रिफ़ंड नहीं करती और हमारे ख़िलाफ़ कोई इंक्वायरी वगैरह पेंडिंग नहीं है तो फिर क्या किया जाएगा, वो हमें एडिशनल अमाउंट पे करेगी। वो किस रेट पे होगी? काइबोर रेट के ऊपर होगी। डन। और अगर हमने गवर्नमेंट को शक है कि हमने रिफ़ंड गलत ले लिया है तो क्या होगा, इंक्वायरी कितने दिनों में होनी है? अगर 60 दिन में कंप्लीट ना हो तो अप टू 120 डेज़। कौन देगा एक्सटेंशन? एडिशनल कमिश्नर। अगर 120 डेज़ में भी ना हो तो कौन देगा? और कितने माह की? ठीक हो गया। और एक्सपोर्ट्स हमारी कब ज़ीरो रेटेड नहीं होती? एक्सपोर्ट्स हमारी कब ज़ीरो रेटेड नहीं होती बताएं? हेल्ड फॉर एक्सपोर्ट बट नॉट एक्सपोर्टेड, एक्सपोर्ट बट री इम्पोर्ट, और एक्सपोर्ट टू ईरान, अफ़गानिस्तान और चाइना। ये 2 सवाल मोस्ट फ्रिक्वेंटली हैं जो एक ही टॉपिक से क्या हो रहे हैं, टेस्ट हो रहे हैं। ठीक है। और उसके अलावा फिर हमने डिफरेंस भी डिस्कस आउट कर लिया। तो एग्जाम्ड सप्लाईज और ज़ीरो रेटेड जो हैं वो हमारी डिटेल में डिस्कस हो गई हैं। अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे नॉर्मल गुड्स को। इसको लेके चलेंगे क्या है और किस तरह से हम इसको लेके चल रहे हैं। ये हैं जी हमारी नॉर्मल गुड्स जो हम रोज़मर्रा में चीज़ों को लेके आ रहे हैं उसको। अब नॉर्मल गुड्स में क्या होगा, हमारा इनपुट टैक्स जो है वो हम क्लेम कर रहे होंगे। हमने कल डिस्कस किया था क्लेम का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्लेम करना? आउटपुट में से इनपुट टैक्स जो है एडजस्ट कर देना, वो हमारा क्या होता है, क्लेम करना। अब फॉर एग्जांपल आपने सेल्स की हैं 1 मिलियन की और ये अगर नॉर्मल में फॉल कर रही हैं 18% के हिसाब से मेरा टैक्स कितना आएगा, 1,80,000, और ये मेरा क्या कहलाएगा, आउटपुट टैक्स कहला रहा होगा। ऐसे ही है। और अगर आपने परचेजेस की थी फॉर एग्जांपल 5 लाख की, 18% के हिसाब से आपने कितना इनपुट टैक्स पे किया होगा, 90,000। ये आपका क्या होगा, इनपुट टैक्स होगा। ये हम लेस करवाएंगे और रिमेनिंग जो है वो गवर्नमेंट को क्या कर दिया जाएगा, पे कर दिया जाएगा। ये हमारी सेल्स टैक्स लायबिलिटी है। अब देखें इस आउटपुट टैक्स में से ये इनपुट टैक्स को लेस करवाना, ये अमल हमारा क्या कहलाता है, इनपुट टैक्स क्लेम करना कहलाता है। तो नॉर्मल जो हमारा रेट है जिसमें हम सेल्स टैक्स चार्ज कर रहे होता है वो क्या है, 18% जो है उस पर हम लेकर चल रहे होते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे ना कहानी शुरू होती है कि सेल्स करने की। अब देखिए एक रजिस्टर्ड, ये सारी कहानी, अच्छा ये कौन करेगा, ये इनपुट टैक्स कौन क्लेम कर पाएगा, जो रजिस्टर्ड पर्सन है। कौन क्लेम कर पाएगा, रजिस्टर्ड। जो रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है वो कभी भी ये क्लेम नहीं कर पाएगा। अब ये सारी कहानी किसके ऊपर है, ये सारी कहानी जो है वो रजिस्टर्ड पर्सन के लिए। किसके लिए है, रजिस्टर्ड पर्सन के लिए है। अब क्या पाकिस्तान में जितने भी हम सप्लाई चेन डिस्कस करके आते हैं, फॉर एग्जांपल हम शुरू होते हैं इंपोर्टर से, इंपोर्टर से अगली बारी आती है मैन्युफैक्चरर की, मैन्युफैक्चर से अगली बारी आती है किसकी, डिस्ट्रीब्यूटर की, उससे आती है होलसेलर की, फिर आती है रिटेलर की। ये एक सप्लाई चेन है। क्या इसमें सारे लोग रजिस्टर्ड होते हैं, कि सारे लोग रजिस्टर्ड हैं? नहीं, कुछ को तो हमने खुद एग्जाम्प्ट किया हुआ है, कुछ वैसे रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्लियरली टेक्स्ट में बता दिया है कि अगर कोई भी बंदा जो कारोबार कर रहा है एग्जाम्प्ट गुड्स का, जो हम भी पढ़ के आए हैं, उस बंदे को रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे एक सब्ज़ी फरोश है, वो किस में डील कर रहे हैं, वेजिटेबल्स में। हम कल क्या पढ़ के आए हैं,
एग्रीकल्चर गुड्स क्या होती हैं? एग्जाम्प्ट। जब एक बंदा डील ही एग्जाम्प्ट गुड्स में कर रहा है तो उसको हमने खुद क्या कह दिया है, आपको रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब इस सप्लाई चेन में कुछ लोग ऐसे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं हैं और उनको हमने खुद मना किया है आपने रजिस्टर्ड नहीं होना। और उसमें हमने एक बड़ा क्लियर रूल बता दिया कि अगर आप जिन चीज़ों में डील कर रहे हैं, जिन गुड्स को बेच रहे हैं, अगर वो गुड्स एग्जेम्प्ट हैं तो आपको रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए ये जो सब्ज़ी वाला वो रजिस्टर्ड नहीं होता, ये जो बैठा हुआ है चिकन वाला बाहर ये रजिस्टर्ड नहीं होता, ये जो मटन वाला बीफ वाला बैठा है कहाँ रजिस्टर्ड हो रहे होंगे। सिमिलरली फिर हमने कारोबार भी डिफरेंट कर दिए कि कुछ बड़े कारोबार हैं, कुछ छोटे कारोबार हैं। जैसे एक बंदा जो आपके गली मोहल्ले में दुकान खोल के बैठा हुआ है, ये भी दुकानदार है, छोटा दुकानदार है, इनको हमने कहा भाई आप रजिस्टर्ड ना हो, आपको रजिस्टर्ड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बड़े स्टोर हैं इनको हमने क्या किया हुआ है, रजिस्टर्ड किया है। अब आप खुद सोच के बताएं ज़्यादा सेल्स कहाँ से होती हैं, एक बड़े स्टोर से कि छोटे स्टोर से? कलेक्टिवली बतानी है। छोटे स्टोर से। छोटे स्टोर तो गली मोहल्ले में बैठे हुए हैं। अब बड़े स्टोर एक बड़े शहर में 10-12 होंगे, वो जितनी सेल्स करते हैं और जितने टोटल लाहौर में स्टोर छोटे स्टोर को सेल्स करते हैं, ज़रा कौन से होंगे? छोटे स्टोर्स ही होंगे। अब छोटे स्टोर्स की तादाद ज़्यादा है, हमने खुद ही कह दिया यार तुम अगर इसमें फॉल कर रहे हो तुम्हें रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली मैन्युफैक्चर, कुछ बड़े मैन्युफैक्चरर हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, कुछ छोटे मैन्युफैक्चरर हैं जो घरों में काम कर रहे हैं, उनको भी हमने क्या किया हुआ है, माफ़ कर दिया कि आपको रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब इस सप्लाई चेन में बंदा रजिस्टर्ड हैं भी और रजिस्टर्ड नहीं भी हैं। अब रिमेंबर, आप जब भी सेल्स करेंगे ये कहते हैं आपने सेल्स करनी है किसको? रजिस्टर्ड पर्सन को। किसको सेल करनी है? रजिस्टर्ड पर्सन को जो है वो आपने हमेशा सेल करनी है। जब आप रजिस्टर्ड पर्सन को सेल करेंगे तो उससे आप क्या लेंगे? आउटपुट टैक्स लेंगे। जो आपने इनपुट टैक्स पे किया था वो लेस करवाएंगे और आप क्या करेंगे? रिमेनिंग जो है वो गवर्नमेंट को पे कर देंगे। लेकिन हमारे माशरे में तो अनरजिस्टर्ड पर्सन भी घूम रहे हैं। अब क्या इसने हमें मना कर दिया अनरजिस्टर्ड पर्सन सेल करने का? द आंसर इज़ नो। अब देखें एक चीज़ देखिएगा कि ये 1 मिलियन का सामान जिस बंदे ने इससे ख़रीदा है उसने कितना टैक्स पे किया था? 1,80,000। जो इसका आउटपुट टैक्स है क्या वो किसी का इनपुट टैक्स नहीं? और जिसका इनपुट टैक्स है क्या वो क्लेम नहीं कर रहा होगा? वो क्लेम भी कर रहा होगा। अगर आपको याद हो जो हमने सप्लाई चेन बनाई थी फर्स्ट लेक्चर के ऊपर, उसमें देखा था कि एक बंदे का आउटपुट क्या होता है, दूसरे बंदे का इनपुट होता है, तो वो क्लेम कर रहा होता है। अब रजिस्टर्ड पर्सन तो ये क्लेम कर लेगा, लेकिन अनरजिस्टर्ड पर्सन को ये अलाउ नहीं होता। और इन्होंने हमें फिर क्या कह दिया है कि ठीक है अब लोग रजिस्टर्ड भी नहीं हो रहे, अनरजिस्टर्ड भी हैं, तो जब भी आप सेल्स करेंगे अनरजिस्टर्ड पर्सन को, जब भी क्या करेंगे? सेल्स करेंगे अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो आपने उनसे 4% क्या करना है? फर्दर टैक्स जो है वो भी लेना है। क्या करना है? 4% फर्दर टैक्स भी लेना है। अब क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए मैन्युफैक्चरर है और ये रजिस्टर्ड है, ठीक है। इसने सेल्स की हैं 1 मिलियन की टू डिस्ट्रीब्यूटर मिस्टर डी, और मिस्टर डी जो है ये क्या है? अनरजिस्टर्ड है। डन। अब सेल्स की है रजिस्टर्ड बंदे ने अनरजिस्टर्ड बंदे को। अब कैसे हम इसका टैक्स कैलकुलेट करेंगे? देखिए सिंपल सी बात है, सेल्स कितने की हुई है? 1 मिलियन की। सेल्स हमारी 1 मिलियन की ही कंसीडर होंगी। 18% के हिसाब से 1,80,000 क्या आएगा? इसका आउटपुट टैक्स आएगा। डन, वही होगा। फॉर एग्जांपल इसने कितने की हुई हैं परचेजेस? 5 लाख की, तो 5 लाख का इसने सामान लिया था, 18% के हिसाब से कितना इनपुट टैक्स होगा? 90,000। तो ये 90,000 इसकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। ऐसे ही है। लेकिन अब पूछा जाएगा जब हम रिटर्न जमा करवाते हैं उसमें पूछते हैं, बताना होता है कि जो आपने सेल्स की हैं कितनी सेल्स आपने की हैं रजिस्टर्ड पर्सन को, कितनी सेल्स की हैं आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को। अब ये सेल्स हमने किसको की हैं? अनरजिस्टर्ड पर्सन को।
जब अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल्स की होंगी तो इसके बाद हम ऐड करेंगे फर्दर टैक्स। क्या करेंगे? फर्दर टैक्स को कितना रेट है? 4%। हम लेंगे 4% ऑफ 1 मिलियन, कितना बनता है? 40,000 या 4,000? 40,000। तो 40,000 हम मज़ीद इससे लेंगे और गवर्नमेंट को हम कितना पे करेंगे? 1,30,000 जो है ये हम गवर्नमेंट को पे कर रहे होंगे। तो उन्होंने कह दिया ठीक है, ये लोग जो है रजिस्टर्ड नहीं है तो ठीक है ना हो रजिस्टर्ड, लेकिन जब आप किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल कर रहे होंगे तो आप उससे नॉर्मल टैक्स भी लेंगे और आप उससे क्या लेंगे? फर्दर टैक्स भी ले रहे होंगे। और आपने क्या करना है? ये गवर्नमेंट को जमा करवाना है। ये गवर्नमेंट क्यों कर रही है? ताकि जो लोग खुद रजिस्टर्ड नहीं हो रहे वो आए, रजिस्टर्ड हों। अगर वो रजिस्टर्ड हो जाएंगे आप उसमें सिर्फ क्या लेंगे? 18% टैक्स लेंगे। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो हम उनसे 18 भी लेंगे और हम उनसे क्या लेंगे? 4% टैक्स भी ले रहे होंगे। अब आपने एक चीज़ गौर करनी है कि इसको मैंने 18+4 लिखा है। मैंने क्या किया है? 18% प्लस 4% लिखा है। मैंने इसको डायरेक्ट 22% नहीं लिखा। देखा जाए टेक्निकली टैक्स कितना आया है? 22 ही आया है, लेकिन हमने 18+4 लिखा है, 22% नहीं लिखा। इसकी रीज़न है, और ये पेपर में पास पेपर का क्वेश्चन आ चुका हुआ है थ्योरेटिकली, कि जो फर्दर टैक्स होता है वो हम इस फॉर्म में क्यों चार्ज करते हैं, हम इस फॉर्म में चार्ज क्यों नहीं करते। द रीज़न इज़ दैट जो आपने क्लियरली एक लाइन लाजमी लिखनी है कि ये जो हम फर्दर टैक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, ये वाला जो फर्दर टैक्स कलेक्ट कर रहे होते हैं, ये हमने क्या करना होता है? एज इट इज़ गवर्नमेंट को पे करना होता है। इसमें कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। जो फर्दर टैक्स कलेक्ट करेंगे उसमें से 1 रुपए की भी एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। जितना लेंगे एज इट इज़ क्या करना है? हमने गवर्नमेंट को पे करना है। डैट्स वाई हम इसे क्या करते हैं? सेपरेट लेके चलते हैं। अब देखें, ये था 18% आउटपुट टैक्स। इस 18% आउटपुट टैक्स में से ये 18% का इनपुट टैक्स जो है वो एडजस्ट हुआ है। तो ये 18% से 18% एडजस्ट हो रहा है, लेकिन इसको एडजस्ट हम नहीं कर सकते। तो डैट्स वाई जो फर्दर टैक्स होता है वो हम क्या करेंगे? वो हम एज इट इज़ क्या कर देंगे? गवर्नमेंट को पे कर देंगे। सो इसलिए हम इसको 18+4% लिखते हैं, हम इसको 22% नहीं लिखते। जितनी भी एडजस्टमेंट्स हैं वो हम करते हैं नॉर्मल टैक्स में, 18% वाले में। इसकी एडजस्टमेंट नहीं हो पाएगी। तो जो लेंगे एज इट इज़ क्या करेंगे? हम गवर्नमेंट को पे कर रहे होंगे। ये 1 लाइनर आंसर है। और 3 नंबर का सवाल आपका पेपर में आएगा कि जब भी हम फर्दर टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं तो हम इसको 18+4% क्यों लिखते हैं, हम इसको 22% क्यों नहीं लिखते। ये टेक्निकल सवाल है, जब मैं आपको पास पेपर में करवा रहा हूँगा आप इसके एग्जामिनर कमेंट्स पढ़िएगा। ये वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन में आता है कि बच्चों को रीज़न नहीं पता, सिर्फ बच्चे 3 में से 1 नंबर भी सिक्योर नहीं कर पाए थे। अब रीज़न क्या है? हम इसको 22% क्यों नहीं लिख रहे, हम इसको 18+4% क्यों लिख रहे हैं? क्या रीज़न है? सिंपल एक लाइन, वो क्या है कि जो फर्दर टैक्स हम कलेक्ट करेंगे वो एज इट इज़ क्या किया जाएगा? गवर्नमेंट को पे किया जाएगा। उसमें कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट हम नहीं कर सकते। एडजस्टमेंट हमेशा किस में होगी? हमारी नॉर्मल टैक्स में होगी। हम कभी भी फर्दर टैक्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। ये अगर एक लाइन भी लिख देंगे आप तो आपको मार्क्स जो है पूरे मिल जाएंगे। तो क्या रीज़न है इसकी? फर्दर टैक्स में कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। जितना कलेक्ट करेंगे एज इट इज़ क्या करेंगे? गवर्नमेंट को पे कर देंगे। सो डैट्स वाई हम इसे कितना लिखते हैं? 18+4%। बिकॉज इसमें नज़र आ रहा है कि जो 18% है उसमें से इनपुट टैक्स एडजस्ट होगा, जो 4% है उसमें से कोई किसी किस्म की एडजस्टमेंट नहीं हो रही होगी। डन? ये क्लियर है? अब उसके बाद अगर आप नोट्स पे आते हैं तो आपको एक बड़ा फेमस क्वेश्चन मिलेगा, और ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस क्वेश्चन है न्यूमेरिकली, थ्योरेटिकली।
थ्योरेटिकली 6 नंबर का भी मिला है पास पेपर में, 5 नंबर का भी मिलेगा, और न्यूमेरिकली हर अटेम्प्ट में ये चीज़ आती है। ये है एक्सेप्शन टू दिस रूल। हमारा रूल क्या है कि जब भी हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करेंगे उसे क्या करेंगे, 4% फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज कर रहे होंगे। हमारा नॉर्मल रूल क्या है, जब भी हम अनरजिस्टर्ड पर्सन को सेल करेंगे कितना टैक्स चार्ज करेंगे, 4% फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज करेंगे। हम नॉर्मल रूल यहाँ पे लिख लेते हैं। नॉर्मल रूल है जी हमारा 4% फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज होगा व्हेन सेल्स टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये नॉर्मल रूल है। अब इस रूल की हमने देखनी है एक्सेप्शंस, कि बताना है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं या वो कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें हम सेल तो कर रहे हैं, हम सेल तो कर रहे हैं, कर भी अनरजिस्टर्ड पर्सन को रहे हैं, लेकिन उस पर कोई किसी किस्म का फर्दर टैक्स चार्ज नहीं हो रहा। न्यूमेरिकली सुपर इम्पोर्टेंट, थ्योरेटिकली सुपर इम्पोर्टेंट। ये सेकंड क्वेश्चन है टैक्स का जो हम एक्सेप्शन वाला डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था जो हमारे पास एक्सपोर्ट्स थी उसकी एक्सेप्शन। अभी सेकंड है कि बताएं जी फर्दर टैक्स किन किन केसेस में चार्ज नहीं हो रहा होता, वो हमने यहाँ पे देखना है। पहला पॉइंट है कि जो इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली हो गई, अगर वो सप्लाई की जा रही है डोमेस्टिक या एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स को, देखा पेज नंबर कौन सा है, पेज नंबर 465 के ऊपर एंड के ऊपर आ रहा है ये फर्दर टैक्स, ठीक है, पेज नंबर 465 एंड के ऊपर आ रहा है। पहली बात क्या है कि जो बिजली सप्लाई की जा रही है डोमेस्टिक या एग्रीकल्चर कंज्यूमर को, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू। आप जाएं अपने घरों का बिल उठाएं, क्या आप रजिस्टर्ड सेल टैक्स में, क्या घर वाले रजिस्टर्ड सेल टैक्स में, नहीं, लेकिन आपको बिजली सप्लाई की जा रही है। जो आपको बिजली सप्लाई की जा रही है, आपके बिजली के बिल में 18% टैक्स ही चार्ज हुआ है। 18 के बाद कोई उसने फर्दर टैक्स 4% चार्ज नहीं किया। लेकिन जाएं किसी दुकान का बिल पकड़ें जिसका लगा हो कमर्शियल मीटर और वो रजिस्टर्ड भी नहीं होगा, उसके बिजली के बिल में 18% प्लस क्या होगा, 4% फर्दर टैक्स भी शामिल होगा। तो जो बिजली सप्लाई की जा रही है एग्रीकल्चर कंज्यूमर्स को या डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को, उसके ऊपर हम कोई किसी किस्म का फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं कर रहे होते। आप जाके अपने घरों का बिल लाजमी देखिएगा। उसके बाद जो नेचुरल गैस वगैरह सप्लाई की जा रही होती है डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को या सीएनजी स्टेशंस को, आप जाएं घर का गैस का बिल उठाएं, उसके ऊपर जस्ट 18% टैक्स चार्ज होगा, कोई फर्दर टैक्स चार्ज नहीं हो गया। क्या हम रजिस्टर्ड हैं? नहीं, हम अनरजिस्टर्ड हैं, लेकिन हमसे फर्दर टैक्स नहीं लिया जा रहा। उसके अलावा मोटर ऑयल हो गया, डीजल ऑयल हो गया, जेट फ्यूल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, फ्यूल ऑयल हो गया। आप जाते हैं बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं और पूछते हैं आप रजिस्टर्ड हैं? अनरजिस्टर्ड है ना, कोई आपसे टैक्स ले रहा है फर्दर टैक्स? नहीं। आप डीजल डलवाते हैं, आप मिट्टी का तेल लेके आते हैं, जो नॉर्मल टैक्स है वही चार्ज हो रहा है, कोई फर्दर टैक्स चार्ज आपसे नहीं हो रहा। उसके बाद जो गुड्स रिटेलर बेचते हैं डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को, आप दुकान पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल केक्स एंड बेक चले जाएं, कारफूर चले जाएं, मेट्रो चले जाएं, जो इस तरह के स्टोर है, जब आप उनसे गुड्स लेते हैं आपको बिल प्रोवाइड करते हैं और बिल के ऊपर सिंपल क्या करते हैं, वो आपको 18% जो है वो टैक्स चार्ज उन्होंने किया होता है। जैसे ये है जलाल सन्स की है, ओके, सैंडविच खा के आए, ये अभी खा के आए हो, रोज़ों में शर्म नहीं आई? टाइम तो अभी नज़र आ रहा है मुझे, 9:30 AM, इसने रोज़ा पक्का किया है। जैसे आप ये देखें तो इस इनवाइस पे लिखा हुआ है क्लियरली, हालांकि ये बंदा रजिस्टर्ड नहीं है। अब इनवाइस देखिएगा, अभी बंदा ये रजिस्टर्ड नहीं था, अनरजिस्टर्ड था, सामान बाय किया, तो जस्ट इसके ऊपर कितना टैक्स चार्ज हुआ है, 18%, कोई फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। क्यों? बिकॉज ये गया है डायरेक्ट किसके पास, रिटेलर के पास। अगर आप डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को सामान बेच रहे हैं, किसको, डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को, देखिए हमारे पास सप्लाई चेन है ये वाली, शुरू होती है इम्पोर्टर से,
इंपोर्टर देगा मैन्युफैक्चरर को, ये देगा डिस्ट्रीब्यूटर को, ये देगा होलसेलर को, ये देगा रिटेलर को, और एंड पे कौन आएगा? कंज्यूमर। अगर मैन्युफैक्चरर डायरेक्ट दे दे एंड कंज्यूमर को, या जो रिटेलर है वो डायरेक्टली बेच दे एंड कंज्यूमर को, अब एंड कंज्यूमर को कभी भी कोई चीज़ बेच रहे हैं, कोई भी बंदा बेच रहा हो, एंड कंज्यूमर से कभी भी फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। इस पॉइंट को लिख लें, एंड कंज्यूमर से कभी भी फर्दर टैक्स जो है वो चार्ज नहीं होता। अब इस एक पॉइंट के ऊपर आपको एग्जामिनर कैसे घुमा सकता है, इस एक पॉइंट के ऊपर आपको एग्जामिनर कैसे घुमाएगा? फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी आपका बिजनेस है और आप पंखे मैन्युफैक्चर करते हैं। क्या करते हैं? पंखे मैन्युफैक्चर करते हैं। आपने 100 पंखे सेल्स किए हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर को जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। क्या कहेगा? न्यूमेरिकल्स में पॉइंट, यही पॉइंट न्यूमेरिकल में ज़्यादा आते हैं। आपने पंखे सेल किए हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर को जो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं था, तो आप उससे टैक्स लेंगे 18% और क्या लेंगे? 4% फर्दर टैक्स भी लेंगे। डन। फिर वो कहता है कि आपने 50 पंखे हैं वो डायरेक्टली बेचे हैं एक स्कूल को। आपने क्या बेच दिए हैं? स्कूल को बेच दिए हैं। अब आप देखें, आप जब स्कूल को पंखे बेच रहे हैं तो स्कूल ने क्या करना है? पंखों का लगाने हैं कि आगे बेचने हैं? लगाने हैं। तो इस केस में स्कूल क्या हुआ? एंड कंज्यूमर। तो अगर वो फैक्ट्री वाला अगर स्कूल वालों को डायरेक्टली पंखे बेच रहा है, स्कूल वाले कौन है? एंड कंज्यूमर। क्या वो रजिस्टर्ड होंगे? नहीं। लेकिन अब उनसे फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। जैसे ये एसी हैं, अब हायर है, बनाएगा, बेचेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, होलसेलर को, रिटेलर्स, फिर आएंगे एंड कंज्यूमर। ठीक है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या लेगा? उनसे फर्दर टैक्स लेगा। होलसेलर नहीं है, उनसे क्या लेगा? फर्दर टैक्स लेगा। जाते हैं एसबीआई वाले, डायरेक्ट बात करते हैं हायर वालों से, जी हमें चाहिए 100 एसी। कहते हैं ठीक है, वो उठाते हैं कंपनी वाले, डायरेक्टली एसबीआई वालों को 100 एसी बेच देते हैं। अब एसबीआई वाले क्या होंगे? एंड कंज्यूमर होंगे। क्या ये रजिस्टर्ड है सेल्स टैक्स में? नहीं। लेकिन इनसे फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो रिमेंबर, ये जितनी फैक्ट्री आउटलेट सेल्स होती हैं इनके ऊपर कोई फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता, बिकॉज क्या कर रहा है? फैक्ट्री डायरेक्टली किसको बेच रही है? कंज्यूमर को बेच रही है। सिमिलरली आप अपने एम्प्लॉयज़ को बेच देते हैं, जैसे पेल है, पेल बनाती है एसी और डायरेक्टली अपने एम्प्लॉयज़ को बेच रही है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर कुछ भी नहीं है, तो एम्प्लॉय क्या होगा? एंड कंज्यूमर होगा। तो अगर आप डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को बेच रहे हैं, कोई भी चीज़ आप डायरेक्टली एंड कंज्यूमर को बेच रहे हैं, उसके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। इसको लिख लें, डायरेक्ट कंज्यूमर को जब चीज़ बेची जाएगी, डायरेक्ट कंज्यूमर से फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। डन। अब इस पॉइंट पे वो सही खेलता है एग्जामिनर, इस पॉइंट पे घुमाएगा टगा के, लेकिन आपने रूल, एक कॉमन रूल याद रखना है कि डायरेक्ट कंज्यूमर को फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। जैसे आगे है, जैसे व्हीकल्स हो गई, फर्टिलाइज़र्स हो गई, फूड हो गया, बेवरेजेस वगैरह हो गई, इनके ऊपर भी कोई किसी किस्म का फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। अब जितने भी लोग ना गाड़ियाँ लेते हैं, बाइक्स लेते हैं, अब कितनी बाइक्स बिकती हैं, जितने बाइक्स खरीद रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं? अनरजिस्टर्ड है, लेकिन डायरेक्ट कंज्यूमर है। उनसे सिर्फ कितना टैक्स चार्ज होगा? 18% चार्ज होगा। फर्दर टैक्स हम चार्ज नहीं कर रहे होंगे। ठीक है। उसके अलावा थर्ड स्केड्यूल की आइटम है, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। इन्हें हम कहते हैं रिटेल आइटम्स, मतलब ये वो तमाम प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर कीमत लिखी होती है, जैसे जूस का डब्बा हो गया, ये शैम्पू, सर्फ वगैरह, इनके ऊपर भी कोई किसी किस्म का फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। डन। उसके बाद आगे चलते हैं, जो ये स्टील मेल्टर्स होते हैं, जो स्क्रैप ले रहे होते हैं और बना रहे होते हैं, मेल्ट कर रहे हैं, या शिप ब्रेकर्स वगैरह है, इनके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। फिर जो सेकंड हैंड क्लॉथ्स होते हैं इंपोर्टेड मार्केट वाले, जिसका आजकल नया नाम आ गया प्री लव्ड आइटम्स जिन्हें कहते हैं, हालांकि होता लंडे का माल है, बट वो थोड़ी सी तौहीन होती है, तो क्या नाम दे दिया उनका? प्री लव्ड आइटम या थ्रिफ्ट आइटम कहते हैं। ऐसे है कि नहीं? मजाक के अलावा आप जाकर देखें तो बड़ा अच्छा कारोबार होता है इनका। 200 की चीज़ 1200 की बेच रहे हैं, प्री लव्ड का नाम लिया हुआ है, आवाम खरीदी जा रही है। वही चीज़ अगर रेडी पे लगी हुई है, कितनी गंदी चीज़ है, हमारा स्टैंडर्ड कम हो गया, और सारी बाय कौन कर रही होती है? एलईडी क्लास कर रही होती है प्री लव्ड के नाम से। मजाक के अलावा सबसे अच्छा कारोबार है इस वक्त पाकिस्तान में, सस्ते वाला। सर्दी आएंगी,
ये जाके ना ये शाहदरे के पास बाकायदा उतरते हैं कंटेनर्स, जहाँ से पकड़े एक बंडल 4,000 रुपये का, उससे निकलते हैं कोई 600-700 शर्ट्स निकलती हैं, इनको धुलवाएं, पेज बना इंस्टा का, शुरू कर दे बेचना 500-500 की प्री लव के नाम से, अवाम यूँ लेगी। और जो बायर होंगे वो कौन से होंगे? DHA वाले, एलीट वाले। तो गरीब भी नहीं लेते, अमीर लोग जो हैं क्या ले रहे होंगे? प्री लव्ड आइटम्स ले रहे होते हैं, तो उनके ऊपर भी क्या है, फर्दर टैक्स चार्ज नहीं हो रहा होता। अभी हम पढ़ के आए थे फिफ्थ स्केजुअल गुड्स, जो किस में फॉल कर रही थी? ज़ीरो रेटिंग में पढ़ी थी। अगर वो ज़ीरो रेटेड गुड्स हैं, अगर हम वो किसी अनरजिस्टर्ड बंदे को बेच रहे हैं, उसके ऊपर भी फर्दर टैक्स वगैरह चार्ज नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम सप्लाइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को, सेमी गवर्नमेंट इदारों को, या स्टेचूटरी कहते हैं सरकारी इदारे जो कानूनी इदारे होते हैं, इनको सप्लाई करेंगे, इनके ऊपर भी कोई फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा, बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। जैसे ICAP एक रेगुलेटरी बॉडी है, SCCP जो है एक रेगुलेटरी बॉडी है, आप इन्हें सप्लाई कर रहे हैं, वो रजिस्टर्ड नहीं है, बट आप उनसे कोई किसी किस्म का फर्दर टैक्स चार्ज नहीं कर रहे होंगे। गॉट इट? उसके अलावा जो वाइट क्रिस्टलाइन शुगर है, चीनी के ऊपर कोई फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। कभी लिया से ना दुकानदारों से लिया जाता है ना मैन्युफैक्चरर से, तो इसके ऊपर कोई फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। उसके अलावा जो फॉर्म होता है, जहाँ जो स्प्रिंग मैट्रेसेस वगैरह होते हैं, इनके ऊपर भी कोई फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। गद्दा हो गया, फॉर्म हो गया, इस तरह के जो भी हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, इसके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। सिमिलरली जो स्टील सेक्टर का हो गया या ऑयल्स वगैरह हो गया, इनके ऊपर भी फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। अब इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद करने वाली है ना, लाइक अगर 6 नंबर का थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है पेपर में, बताएं एनी 6 आइटम्स जो इसके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। अब कोई सी 6 याद कर ले। अब ये सबसे आसान है 6 याद करने वाली। एक हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, एक हो जाएगा गैस, बिकॉज गैस और इलेक्ट्रिसिटी चेंज करना है, बाकी सेम हो गया। फिर ये ऑयल याद कर सकते हैं, मोटर ऑयल, डीजल ऑयल, केरोसिन ऑयल। चौथा ये याद कर लें, गुड सप्लाइड टू रिटेलर्स एंड कंज्यूमर। पांचवा ये आसान है, थर्ड स्केजुअल आइटम्स, ये हो जाएगा। उसके बाद सेकंड हैंड क्लॉथ, ये आपको याद हो गया होगा। छठा ये याद कर लें, फिफ्थ स्केजुअल हम पढ़ के आए हैं, ये भी ईजी है याद करने के लिए। और ये चीनी वाला पॉइंट याद कर लें। तो ये 5-6 पॉइंट हैं, ये आपने याद कर लेने। ये क्या होंगे? थ्योरेटिकली आते हैं। न्यूमेरिकली जब गिवन करेगा, हमें पढ़ के समझ आ जाएगी ये क्या है, कि ये इसमें फॉल कर रहे हैं या फॉल नहीं कर रहे। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिमेंबर, जो हम फैक्ट्री आउटलेट से सेल कर रहे हैं एंड कंज्यूमर को, उसके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। सिमिलरली आप एम्प्लॉयज़ को सेल कर रहे हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, हॉस्पिटल्स को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, ये सारे क्या हैं? एंड कंज्यूमर है, तो इसके ऊपर कोई फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रीब्यूटर है एसीज़ का, AC ख़रीदता है हायर से, आगे बेच रहा है। अब उसने ख़रीदा है और आगे बेच दिया ना, और वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके ऊपर क्या होगा? फर्दर टैक्स चार्ज होगा। लेकिन उसने अपने ही दफ्तर में लगाने के लिए AC ख़रीदा है, अब वो कौन है? एंड कंज्यूमर है, तो उसके ऊपर इस AC के ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। तो एंड कंज्यूमर वाली कहानी जो है वो क्या रखनी है, आपने याद रखनी है। गॉट इट? जैसे सवाल है, इसको रीड करें कि लिस्ट द एक्सेप्शन टू द फॉलोइंग जनरल रूल अंडर द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990। ये रूल है, कहता जी वेयर द टैक्सेबल सप्लाईज आर मेड टू अ पर्सन हु हैज़ नॉट ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन नंबर, मतलब वो बंदा जिसके पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह नहीं है, तो हम क्या करेंगे? उससे फर्दर टैक्स चार्ज करेंगे 4%, जो 18% के अलावा होगा। हमने क्या करनी है, इसकी एक्सेप्शन बतानी है। 3 नंबर का है, कोई से 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हो। कौन कौन से? नेचुरल गैस सप्लाइड टू डोमेस्टिक कंज्यूमर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू डोमेस्टिक कंज्यूमर, केरोसिन ऑयल, मोटर ऑयल, फ्यूल ऑयल वगैरह हो गया। उसके बाद डायरेक्टली सेल्स टू एंड कंज्यूमर हो गया। फिर थर्ड स्केजुअल आइटम्स हो गया, फिफ्थ स्केजुअल आइटम्स हो गया। उसके अलावा वाइट क्रिस्टलाइन शुगर हो गया, सेकंड हैंड वारंट लॉस हो गया। 7 पॉइंट, ये आसान है। उसने 3 नंबर का पूछा है, 5 पॉइंट कोई सा लिख लें, 4 पॉइंट लिख लें, नंबर मिल जाएंगे। तो ये सवाल है जो पास पेपर का आता है, और ये भी मोस्ट कॉमनली टेस्टेड थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखिए हमने डिस्कस किया था सेल्स टैक्स में कि सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया कौन सा है? थ्योरी का है। अभी तक जितना भी डिस्कस किया मैं आपको साथ साथ पास पेपर करवा रहा हूँ, आपके सामने है। क्या ये थ्योरी लिखना मुश्किल है? आसान है, बस आपने इसको रिकॉल करना है
ये पॉइंट्स हम डिस्कस कर लें, इनको 2 से 3 दफ़ा पढ़ें, आपकी ये हो जाएगा। और इसको लाइक रट्टा भी नहीं मारना, एज इट इज़ वर्ड टू वर्ड भी नहीं लिखना। अब देखिए सीक्वेंस कोई भी लिख लें आप, मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो ये 3 नंबर का सवाल जो है पेपर में क्या हो रहा होता है, आ रहा होता है। अच्छा, ये फर्दर टैक्स रिमेंबर जब हम चार्ज कर रहे होते हैं ना, जब भी हम फर्दर टैक्स चार्ज करते हैं, ये फर्दर टैक्स सिर्फ हम उन लोगों से चार्ज करते हैं जिनको कहा गया था रजिस्टर्ड हो जाओ, वो रजिस्टर्ड नहीं हुए। जिनको कहा गया था रजिस्टर्ड हो जाओ, वो रजिस्टर्ड नहीं हुए। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हमने कह दिया है कि आप एग्जेम्प्ट हैं। क्या हैं? आप एग्जेम्प्ट हैं, मतलब आपको रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत है ही नहीं। जिनको रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत नहीं है उनसे फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होता। जैसे एंड कंज्यूमर, एंड कंज्यूमर को क्या कहा गया है? आपने गुड इस्तेमाल करनी है, आपने रजिस्टर्ड नहीं होना। कभी एफबीआर ने कहा जी आप रजिस्टर्ड हो, पेट्रोल डलवाना तो रजिस्टर्ड हो। कभी उसने कहा है आप एंड कंज्यूमर है, आपको रजिस्टर्ड होने की नीड नहीं है। तो जो एंड कंज्यूमर है उनके ऊपर फर्दर टैक्स चार्ज नहीं हो रहा होता। ठीक है। और ये फर्दर टैक्स मोस्टली चार्ज होता है उन लोगों के ऊपर जिन्हें कहा था रजिस्टर्ड हो, जो वो रजिस्टर्ड नहीं हो रहे। उनको रजिस्टर्ड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? उनसे फर्दर टैक्स चार्ज कर रहे हैं कि भाई रजिस्टर्ड हो जाओगे, 18% पे करोगे, अगर नहीं हो गए तो हम तुमसे क्या करेंगे? इजाफी टैक्स जो है वो चार्ज करते रहेंगे। अब इस टैक्स का नाम क्या है? फर्दर टैक्स। गलती से भी इसको एडिशनल टैक्स नहीं लिखना आपने। एडिशनल टैक्स कुछ और होता है टैक्स में, इसका नाम क्या है? फर्दर टैक्स है। इसको आपने हमेशा क्या करना है? फर्दर टैक्स ही शुमार करना है। फिर एफबीआर के पास पावर्स हैं, वो किसी भी आइटम के ऊपर हाई रेट लगा सकता है, किसी भी आइटम के ऊपर लो रेट लगा सकता है। जैसे आपके इसी फर्दर टैक्स के नीचे एक टेबल बना हुआ है, वो तमाम आइटम्स जो इंपोर्ट हो रही हैं, जैसे कह सकते हैं ये कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो गए, बेवरेजेस हो गए, एरेटेड वाटर्स वगैरह हो गया, सिरप्स वगैरह हो गए, इस तरह की तमाम चीज़ें जो इंपोर्ट हो रही हैं, इसके ऊपर एफबीआर ने कह दिया कितना टैक्स लगेगा? 25%। जैसे टेक एन एग्जांपल, अगर एक टिश्यू पेपर है वो मेड इन पाकिस्तान है, उसको बेचा जा रहा है, उस पर टैक्स कितना होगा? 18% होगा। आप एक टिश्यू पेपर इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना टैक्स पे करेंगे? 25%। और अगर उसे बेच रहे हैं तब भी कितना लेंगे? 25% ले रहे होंगे। आप लोकल पेप्सी बना के पी रहे हैं, बेच रहे हैं, कितना होगा? 18%। इंपोर्ट करेंगे 25%। आपने लोकल आइसक्रीम बना के बेची है, 18%। इंपोर्ट करेंगे कितना होगा? 25%। तो इंपोर्टेड गुड्स के ऊपर रेट कितना कर दिया इन्होंने? 25%। सिमिलरली लोकल गुड्स के ऊपर भी इनके पास पावर है, वो रेट ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। जैसे जो व्हीकल्स जो हैं, डबल कैबिन डाले जो हैं, समझ रहे होंगे, वो जो डाले हैं उनके ऊपर रेट कितना है? 25% है। जो 1300 सीसी से अबव कार्स हैं उसके ऊपर रेट कितना कर दिया हुआ है? 25% कर दिया है। इसके अलावा वो तमाम गाड़ियाँ जो 40 लाख से ऊपर की कीमत की हैं उस पर भी टैक्स कितना कर दिया? 25%। तो यहाँ पे एफबीआर के पास पावर है, वो क्या कर रहा है? टैक्स ज़्यादा चार्ज कर रहा है। वो कुछ आइटम्स के ऊपर टैक्स कम भी चार्ज कर रहा होता है। जैसे सीमेंट के ऊपर टैक्स कम है, चीनी के ऊपर टैक्स कम है, आटे के ऊपर टैक्स कम है, गोल्ड के जो बनते हैं जेब, क्या क्या कहते हैं, जेवरात, ज्वेलरी प्रोडक्ट्स, इनके ऊपर टैक्स 2% है, 5% है। फिर वो तमाम मशीनरीज जो पाकिस्तान में है ही नहीं, हैवी मशीनरी, आप उन्हें इंपोर्ट कर रहे हो, उसके ऊपर टैक्स जो है 10% है। फिर जो मिल्क प्रोडक्ट्स है, अब फॉर एग्जांपल आप टेट्रा पैक का जूस पीते हैं, इस पर टैक्स जो है 18% है। लेकिन अगर आप फ्लेवर्ड मिल्क पीते हैं उसके ऊपर 10% है। तो इनके पास पावर है, वो किसी भी आइटम के ऊपर टैक्स कम कर सकते हैं और किसी भी आइटम के ऊपर टैक्स जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए जो रेलिवेंट है वो क्या है? 18% ही है। अब ये एक और सवाल है 5 नंबर का, कोई पास पेपर में 3 से दफ़ा आया हुआ है कि क्वेश्चन है 5 नंबर का, बताएं जी किन किन लोगों को रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत है? किन किन लोगों को रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत है? नेम द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। नेम द पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। देखिए सबसे पहली बात, एक्सपोर्टर, इसको लिख लीजिएगा। एक्सपोर्टर का पॉइंट इसमें ऐड आपने खुद करना नोट्स के अंदर। एक्सपोर्टर कौन है? वो बंदा जिसने रिफंड लेने, वो बंदा जिसने रिफंड क्लेम करना है। जिस बंदे ने रिफंड क्लेम करना है उस बंदे के लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी है। हम पढ़ के आए हैं, अभी टेबल पढ़ा था, रिफंड्स के लिए क्या है? रजिस्टर्ड होना लाजमी। पेज नंबर क्या है ये?
465 पे है। अब उसके अलावा इंपोर्टर, अब इंपोर्टर वो बंदा है जिसने गुड्स को इंपोर्ट करना है। अब जो इंपोर्टर है ना, उसके लिए लाजमी है वो क्या करेगा, रजिस्टर्ड होगा। इंपोर्टर के लिए क्या है, इंपोर्टर के लिए लाजमी है वो क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा। और जब ये गुड्स को इंपोर्ट करेगा, जब ये गुड्स को पाकिस्तान में लेके आएगा, एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, जब इसके गुड्स पाकिस्तान में आई हैं, उस वक़्त क्या करेगा, ये सेल्स टैक्स जो है वो पे कर रहा होगा। ठीक है, तो इंपोर्टर के लिए क्या है, लाजमी है ये क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा। गॉट इट। अब इंपोर्ट जो है वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो सीफैप पे जाके आपको डिस्कस करनी पड़ेगी। इंपोर्टर के लिए सिर्फ आपने ये याद रखना है कि इंपोर्टर के लिए क्या है, लाजमी है कि वो बंदा क्या होगा, रजिस्टर्ड होगा। अब इंपोर्टर जो है वो हमारे पास दो तरह के होते हैं, इसको सिर्फ याद रखना आपने। एक होता है कमर्शियल इंपोर्टर और दूसरा होता है नॉन कमर्शियल इंपोर्टर। कमर्शियल का मतलब है कि वो बंदा सामान को इंपोर्ट कर रहा है और आगे मार्केट में बेच रहा है, सामान को इंपोर्ट कर रहा है और आगे मार्केट में बेच रहा है। ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं, कमर्शियल इंपोर्टर जो है वो कह रहे होते हैं। और नॉन कमर्शियल इंपोर्टर कौन है, जिसने सामान इंपोर्ट करना है, खुद इस्तेमाल करना है। अब बहुत फैक्ट्रीज़ होती हैं जो खुद ही अपना इंपोर्ट करती हैं मशीनरी, खुद ही अपना इंपोर्ट करती हैं रॉ मटेरियल और ख़ुद ही उनको इस्तेमाल कर रही होती हैं, तो वो कौन सी होती हैं, नॉन कमर्शियल। बट इंपोर्टर के लिए क्या है, रजिस्टर्ड होना लाजमी है। फिर होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर, इनके लिए भी क्या है, रजिस्टर्ड होना लाजमी है। फिर आता है रिटेलर। अब रिटेलर में ना हमने डिफ्रेंशिएट कर दी है। एक है हमारे पास टीयर 1 रिटेलर, जिन्हें हम कहते हैं स्पेसिफाइड रिटेलर, और दूसरे हैं अदर देन स्पेसिफाइड रिटेलर। जाके अभी डिस्कस करते हैं क्या होते हैं। रिमेंबर, जो सिर्फ टीयर 1 के रिटेलर हैं स्पेसिफाइड, सिर्फ उनके लिए ही लाजमी है वो रजिस्टर्ड होंगे। जो नॉन स्पेसिफाइड रिटेलर्स हैं वो कभी भी रजिस्टर्ड नहीं होंगे। फिर मैन्युफैक्चरर में भी हमने डिवाइड कर दिया है, एक है कॉटेज इंडस्ट्री और दूसरे हैं अदर देन कॉटेज इंडस्ट्री। जो कॉटेज इंडस्ट्री है वो एग्जेम्प्ट है, जो कॉटेज इंडस्ट्री के अलावा है उनके लिए क्या है, रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। तो ये टेबल आपने याद रखना है। 5 नंबर का सवाल आएगा, बताएं जी किन किन लोगों का रजिस्टर्ड होना लाजमी है। देखें, इंपोर्टर रजिस्टर्ड होना लाजमी है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर लाजमी है, फिर टीयर 1 रिटेलर के लिए क्या है, लाजमी है, और मैन्युफैक्चरर अदर देन कॉटेज इंडस्ट्री के लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी है। और वो तमाम लोग जिन्होंने रिफ़ंड लेना होता है उनके लिए भी रजिस्टर्ड होना लाजमी है। डन। अब यहाँ पे हमने वर्ड इस्तेमाल किया है किसका, कॉटेज इंडस्ट्री का। किसका वर्ड इस्तेमाल किया है, कॉटेज इंडस्ट्री का। अब कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है ये देखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये वो डेफिनेशन है या ये वो कंसेप्ट है जिसके बगैर आपका पेपर कंप्लीट होता ही नहीं है। इसमें से या तो न्यूमेरिकल की एडजस्टमेंट आनी है, अगर न्यूमेरिकल की एडजस्टमेंट नहीं आई स्टैटिकल क्वेश्चन आएगा। आप जिस अटैम्प्ट में अपेयर होने जा रहे हैं इस अटैम्प्ट में वो लाजमी पूछेगा ये, और न्यूमेरिकल में पूछेगा। ये वो कंसेप्ट है, हर अटैम्प्ट में पास पेपर में चलेंगे तो कोई इक्का दुक्का अटैम्प्ट्स ही होंगे जिसमें उसने ये चीज़ डिस्कस नहीं की। हर अटैम्प्ट में वो पूछ रहा है, बताएं जी कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, या न्यूमेरिकली पूछ रहा है या थ्योरेटिकली पूछ रहा है। तो कॉटेज का मतलब क्या होता है, घर, और कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब क्या है, घरेलू सनत। सुना होगा आपने पाकिस्तान में कि हमारे पाकिस्तान में छोटे छोटे जो बैठे हुए हैं इंडस्ट्री यूनिट्स घर में लगे हुए हैं, लोग घरों में बैठे काम कर रहे हैं, मशीनें लगाई हैं, यूनिट्स बनाए हुए हैं। जैसे घरों में सिलाई मशीनें लगी हुई हैं, वहाँ पे बना रहे हैं सूट्स वगैरह, फीमेल्स बेच रही होती हैं, घरों में काम कर रहे हैं पैकिंग का, ये सारा। फॉर एग्जांपल ये जो जूते वगैरह बन रहे होते हैं, अक्सर लोगों ने घरों में यूनिट्स लगाए हुए हैं। ये प्लास्टिक बैग्स वगैरह बन रही हैं, बेकरी आइटम्स वगैरह बन रही हैं, अब मेजोरिटी लोगों ने घरों में लगाए हुए हैं। तो ये है हमारी कॉटेज इंडस्ट्री। इनको हमने क्या कह दिया है कि ये एग्जाम्प्ट है, इनके लिए रजिस्टर्ड होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन कॉटेज इंडस्ट्री क्या होगी ये डेफिनेशन आपने क्रैम करनी है, रट्टा मारनी है। किस पेज पे है, 457 पेज नंबर पे है। इस डेफिनेशन का आपने रट्टा मारना है, कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, क्रैम करनी है आपने। देखें,
कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब क्या है, हाईलाइट करते जाना आपने, साथ साथ जो मैं स्क्रीन पे हाईलाइट करूँगा वो भी आपने हाईलाइट करना है पेपर के ऊपर, कि ये बातें जब डेफिनेशन आएगी तो आपने ये बातें जो हैं वो लाजमी लिखनी है। क्या मतलब है कि कॉटेज इंडस्ट्री का मतलब क्या है, कि ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है। क्या है ये, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, कि ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, सर्विस प्रोवाइडर इसमें नहीं आते। इसमें सिर्फ कौन आएंगे, लोग मैन्युफैक्चरर्स आ रहे होंगे, और वो मैन्युफैक्चरर जो ये सारी कंडीशंस को फुलफ़िल करेगा। क्या, इन सारी कंडीशंस को फुलफ़िल करेगा, तो वो किस में फॉल करेगा, कॉटेज इंडस्ट्री में फॉल कर रहा होगा। अब वो कंडीशंस क्या है, रिमेंबर, उसके पास कोई इंडस्ट्रियल कनेक्शन गैस का या बिजली का नहीं होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है, कि उस मैन्युफैक्चरर के पास कोई इंडस्ट्रियल गैस का, कोई इंडस्ट्रियल बिजली का कनेक्शन नहीं होना चाहिए। डन। डोमेस्टिक मीटर हो चलेगा, घरों के मीटर लगे हुए हैं उनमें काम हो रहा है, चल रहा है। इंडस्ट्रियल मीटर नहीं होना चाहिए। दूसरा, लोकेशन कहाँ पे होनी चाहिए, लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया, रिहायशी इलाके में। ये जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं इनमें नहीं होनी चाहिए। तीसरा, कि उसकी टोटल लेबर फोर्स, जो टोटल मुलाजमीन है, वो 10 से ऊपर कभी भी नहीं जाने चाहिए। जो लेबर है वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। और जो एनुअल टर्नओवर है, एनुअल टर्नओवर का मतलब है सालाना सेल्स, 12 महीने की सेल्स, जो उसकी 12 महीने की सेल्स हैं वो 8 मिलियन से 80 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई भी मैन्युफैक्चरर अगर इन तमाम कंडीशंस को फुलफिल कर रहा होगा, हम उसे क्या कहेंगे, कॉटेज इंडस्ट्री कहेंगे। और जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसके लिए रजिस्टर्ड होना लाजमी नहीं है, बल्कि वो क्या है, एग्जेम्प्ट है, उसको रजिस्टर्ड होने की ज़रूरत ही नहीं है। गॉटेड। तो ये डेफिनेशन इंतहा की इंपॉर्टेंट है। अब पेपर में न्यूमेरिकली बड़ा आसान होता है, न्यूमेरिकली कह देगा जी आपने सेल्स की हैं कॉटेज इंडस्ट्री को, क्या कहेगा, सेल्स की हैं कॉटेज इंडस्ट्री को। जब कॉटेज इंडस्ट्री है ही एग्जेम्प्ट, ये रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो जब हम सेल्स करेंगे कॉटेज इंडस्ट्री को, तो रिमेंबर हम सिर्फ इनसे क्या लेंगे, नॉर्मल टैक्स लेंगे 18%, कॉटेज इंडस्ट्री से 4% फर्दर टैक्स चार्ज नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ न्यूमेरिकली ये पॉइंट है। अगर हमने कॉटेज इंडस्ट्री से परचेजिंग की है तो हमने तो इनको टैक्स पे नहीं किया होगा, बिकॉज चूंकि ये एग्जेम्प्ट है, ये टैक्स ले नहीं सकती, ये एग्जेम्प्ट है, ये कभी भी टैक्स वगैरह ले नहीं सकते। मसला कहाँ पे आएगा, थ्योरेटिकली 4 नंबर की डेफिनेशन पास पेपर में मिलेगी, 5 नंबर की मिलेगी, इसमें से आपको केस सिनेरियोज जो हैं वो भी मिल रहे होंगे, तो इसको रट्टा मारना है। अब आसान है, क्या होती है आपने साहब पढ़नी है, क्या है कॉटेज इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, जो ये कंडीशंस फुलफिल करिए, कौन कौन सी, डजंट हैव अ इंडस्ट्रियल और गैस कनेक्शन और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, नॉट लोकेटेड इन रेजिडेंशियल एरिया, टोटल लेबर लेस देन 10, टोटल टर्नओवर लेस देन 8 मिलियन। तो 4 बातें हैं। नंबर 1, बिजली या गैस का मीटर इंडस्ट्रियल नहीं है, लोकेटेड कहाँ पे है, रेजिडेंशियल एरिया में, लेबर कितनी है 10 से कम, टर्नओवर कितना है 8 से कम। तो ये चीज़ याद करके यहाँ से उठे, लेबर कितनी है 10 से कम, टर्नओवर कितना है 8 से कम, लोकेशन क्या है रेजिडेंशियल, और कोई इंडस्ट्रियल गैस का कनेक्शन वगैरह नहीं है। तो अगर कोई इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करेगा तो वो कॉटेज इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल लेबर 12 हो जाए, फिर ये कॉटेज इंडस्ट्री शुमार नहीं होगी। टर्नओवर 8 मिलियन है, 85 लाख हो गया, फिर ये कॉटेज इंडस्ट्री शुमार नहीं होगी। सारी कंडीशंस का फुलफिल होना लाजमी है। कौन कौन सी कंडीशन जरा बोले ऊंची बताएं, और लोकेटेड कहाँ पे हो, लेबर कितनी हो, और टर्नओवर। अब ये पास पेपर का सवाल है, वन ऑफ द वर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन है ये। ज़रा पढ़ के बताएं क्या जवाब इसका होना चाहिए, मैंने सोच के बताना इसका जवाब क्या होना चाहिए। कहता है जी, ब्रीफली डिस्कस द सिचुएशन अंडर विच a cottage industry is required to be registered under Sales Tax Act 1990। बताएं वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसके तहत कॉटेज इंडस्ट्री को रजिस्टर्ड होना पड़ेगा सेल्स टैक्स एक्ट के मुताबिक। जी
बस ये लिख के आएंगी। पेपर में क्या लिख के आएंगी? पेपर में क्या लिख के आएंगी? जो पेपर में जवाब लिखना है मुझे वो बताना है आपने, बताएं। वो ये लिखेंगी दोज फोर कंडीशन हु वर विच वर गिवन इन द बुक, ये लिख के आएंगी। सेंस चेंज करने कैसे? ठीक है, और कोई? ये मतलब जवाब तो यही है ना कि वो कंडीशन फुलफिल ना हो तो रजिस्टर्ड होगी। अब लिखना कैसे है? सिंपल सा बताऊं, जाके लिखें डेफिनेशन पहले। ये क्या लिखें? डेफिनेशन लिख दें कि कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, कनेक्शन इंडस्ट्रियल नहीं होना चाहिए, लोकेशन कहाँ पे हो, रेजिडेंशियल, लेबर 10 से कम हो और टर्नओवर 8 से कम हो। ये लिखा। नीचे लाइन लिख दे, इफ एनी ऑफ द अबव कंडीशन डज नॉट फुलफिल्ड या डज नॉट मीट देन कॉटेज इंडस्ट्री इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। तो खुद से मतलब इसको नेगेटिव करने ना बैठिएगा। आसान तरीका क्या है, इसी को लिख दें, नीचे एक लाइन लिख दें इजाफी कि जो मैंने ऊपर बातें बताई हैं अगर इसमें से कोई एक बात भी कंप्लीट ना हुई तो इसे क्या होना पड़ेगा? रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। ठीक है। अब ये सवाल जितना आसान है इसमें से मार्क्स सिक्योर करना उतना ही मुश्किल हो गया था। क्यों? लिखना कैसे है वो प्रॉब्लम था। अब सबको पता है यार, समझ आ रही है पढ़ के कि अगर कंडीशन फुलफिल ना हुई तो क्या होना पड़ेगा? रजिस्टर्ड। बट बच्चे लिख नहीं पाए थे। तो इस तरह का सवाल लिखने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? लिखो डेफिनेशन, नीचे एक लाइन लिख दें कि जो ऊपर जो मैंने 4 पॉइंट लिखे हैं अगर इसमें से कोई भी एक पॉइंट लैप्स हो गया, कोई भी एक पॉइंट कंप्लीट ना हुआ तो इसे हम क्या करवाएंगे? रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। क्लियर है ये? तो ये कॉटेज इंडस्ट्री है। यहाँ तक की बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी और कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए अहम थी। अब उसके बाद जो हम एरिया डिस्कस करेंगे यहाँ पे ये सारे रीड ओनली हैं, इसमें से पेपर नहीं आता, बट पता होना चाहिए। अब देखिए एफबीआर के पास ना पावर है कि वो 18% टैक्स तो चार्ज करती है, लेकिन वो 18% के अलावा एक्स्ट्रा टैक्स भी चार्ज कर सकती है। 18% लेगी, 18% के अलावा इजाफी टैक्स भी ले सकती है, बट वो मैक्सिमम कितना ले सकती है? 18% तक। कोई भी ऐसी प्रोडक्ट है उस पर टैक्स 18% है, वो उसके ऊपर मज़ीद टैक्स लगा सकती है, मैक्सिमम कितना? 18% तक ही लगा सकती है। जैसे अभी आकर डिस्कस करेंगे, ये जो नॉन रजिस्टर्ड रिटेलर्स होते हैं इनके बिजली के बिलों में 5% टैक्स शामिल है, 7.5% टैक्स जो है वो शामिल होता है। तो एफपीआर के पास से पावर होती है कि वो 18% के अलावा भी टैक्स लगा सकती है, बट वो मैक्सिमम कितना लगाएगी? 18% तक ही क्या करेगी? लगा रही होगी। फिर हमारे पास आता है कैपेसिटी टैक्स। ये भी आपका रीड ओनली है। कैपेसिटी टैक्स क्या होता है कि हम यहाँ पे आपकी गुड्स की सेल परचेजेस के ऊपर टैक्स नहीं ले रहे, बल्कि हम किसके ऊपर टैक्स ले रहे हैं? हम आपका टैक्स ले रहे हैं कि जो प्लांट्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसके ऊपर, कि प्लांट्स ने कितनी गुड्स बनाई हैं उसके ऊपर, और फिक्स बेसिस के ऊपर टैक्स ले रही है। कि जी जैसे फॉर एग्जांपल ईंटों का भट्टा है, अब ईंटों के भट्टे के ऊपर ना इन्होंने रीजन्स बना दिए हुए हैं कि एक पंजाब का रीजन है, सेंट्रल पंजाब है, साउथ पंजाब है, नॉर्दर्न पंजाब है। अब ईंटों का भट्टा है, चाहे वो सेल्स कर रहा है या नहीं कर रहा, 1 लाख ईंटें बिकती हैं, 1 करोड़ ईंटें बिकती हैं, पर महीने 9,800 रुपया क्या करेंगे? टैक्स लेके जा रहे होंगे। तो वो क्या कर रहे हैं? उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर टैक्स ले रहे हैं और फिक्स अमाउंट में टैक्स ले रहे हैं। तो कैपेसिटी टैक्स क्या होते हैं? हाँ, वो रजिस्टर्ड होंगे। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं भी होते तो कहते भाई नोटिस है आपका, ये टैक्स बनता दे दो हमें, तो उन्हें रजिस्टर्ड करते हैं। अब उनकी सेल्स का उनको कोई कंसर्न नहीं है, कितनी सेल्स हुई है नहीं काउंट करेंगे। आके वो क्या करेंगे कि जी ये आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ठीक है जी, कितनी इतना बड़ा भट्टा है आपका, आप महीने की इतनी ईंटें बना सकते हैं, कैलकुलेट करेंगे, आपका इतना टैक्स बनता है पर मंथ 9,800, 9,700, 10,300, वो क्या करेंगे? आपसे आके ले जा करेंगे। अब यहाँ पे भी सेल्स टैक्स चार्ज हो रहा है, बट इसके ऊपर कोई सेल्स नहीं देख रहे, कोई परचेज नहीं देख रहे, क्या देख रहे हैं? कैपेसिटी और फिक्स क्या कर रहे हैं? आपके ऊपर टैक्स लेके जा रहे हैं। तो ये सिर्फ आपको याद रखने की ज़रूरत है, मतलब इसमें से पेपर ऐसा नहीं आएगा। उसके बाद है ये जो शिप प्लेट्स वगैरह बन रही होती हैं, इनके ऊपर भी क्या होता है? फिक्स अमाउंट में क्या किया जाता है? टैक्स ले लिया जाता है मिनिमम।
अब ये स्टील वगैरह बन रहा है, अब उनकी सेल्स के ऊपर टैक्स नहीं लेते, आते हैं पर मंथ मिनिमम टैक्स इनसे इतना लेके चले जाते हैं। अगर तुम्हारी सेल्स हो या ना हो, आपने हमें मिनिमम टैक्स इतना पे करना है। हाँ, अगर उससे ऊपर सेल्स हो गई तो फिर वो डिफरेंशियल अमाउंट जो है आपसे चार्ज कर ली जाएगी, बट मिनिमम जो है वो आपसे क्या करेंगे, एक फिक्स अमाउंट जो है वो आप लेते जाएंगे। अगर आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़ीरो भी होगी ना, आपने एक महीने कोई स्टील नहीं बनाया, वो तब भी क्या करेंगे, एक मिनिमम कैपेसिटी ट्रीट करेंगे और आपसे क्या करेंगे, टैक्स लेके चले जाएंगे। तो ये दोनों क्या हैं, तीनों चीज़ें रीड ओनली हैं, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पेपर में चीज़ें नहीं आती। डन, ये क्लियर है, उनको सिर्फ आपने रीड करना है। उसके बाद जो हम ये सप्लाई वगैरह करते हैं सीएनजी स्टेशंस को, इनके ऊपर भी टैक्स कितना चार्ज होता है हमारा, 18% टैक्स जो है वो चार्ज हो रहा होता है। गॉट इट? ये क्लियर है? यहाँ तक कोई सवाल है तो बताएं। अब इसकी आवाज़ नहीं बना मतलब। अब एक सवाल है पास पेपर का, हु इज़ लाइबल टू पे सेल्स टैक्स। फेमस क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, इसको करके फिर हम वाइंड अप करते हैं। बताएं जी, सेल्स टैक्स कौन पे करेगा, गवर्नमेंट को। यहाँ पे सवाल है, हु इज़ लाइबल टू पे सेल्स टैक्स टू द गवर्नमेंट। आप लोग दुकान से सामान लेके आते हैं, टैक्स तो आपने पे किया, गवर्नमेंट किसने टैक्स पे किया? क्या आप गवर्नमेंट को पे करते हैं? आप किसे पे कर रहे हैं? दुकानदार को। सवाल है कि गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे करेगा। ये 3 बातें सिर्फ आपने याद रखनी है। रिमेंबर, बुक्स में पेज नंबर कौन सा, ये 467। पहला पॉइंट है कि वो बंदा जो सप्लाई कर रहा है, सेलर। कौन? सेलर। अब देखें, जो मेट्रो वाला है, केक्स एंड बेक वाला है, गवर्नमेंट वाला सेलर है। ये जब गुड्स सेल कर रहा है, गुड्स सप्लाई कर रहा है, क्या कर रहा है, टैक्स ले रहा है हमसे टैक्स लेने के बाद क्या करेगा, महीने के एंड के ऊपर जाके रिटर्न जमा करवाएगा, और जो टैक्स हमसे कलेक्ट किया होगा वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को जमा करवाएगा। तो गवर्नमेंट को टैक्स कौन पे कर रहा है? सेलर, द पर्सन हु इज़ सप्लाइंग गुड्स। जो गुड्स को बेच रहा है वो क्या कर रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवा रहा है। हम नहीं करवा रहे, हम किसको दे रहे हैं टैक्स? खरीदार को, जिसने हमें सामान जिस बेचा है, जो सेलर है उसको हम टैक्स दे रहे हैं। वो हमसे टैक्स लेगा, फिर क्या करेगा, महीने का एंड आएगा, जब 15 तारीख आएगी तो 15 तारीख को रिटर्न फाइल करेगा, और जब वो रिटर्न फाइल करेगा उस वक्त कह देगा जी मैंने इस बंदे से इतना टैक्स लिया था, इस बंदे से मैंने इतना टैक्स लिया था, इस बंदे से मैंने इतना टैक्स लिया था, ये मैं आपको जमा करवा रहा हूँ। तो कौन टैक्स जमा कराएगा गवर्नमेंट को? सेलर। कौन? सेलर। ये अच्छी वर्ड में लिखना है तो आप इसको लिखें, द पर्सन हु सप्लाइज गुड्स। क्या लिखेंगे? सेलर वही है कि जो गुड्स को सप्लाई करता है, बट अच्छी लैंग्वेज क्या होगी, द पर्सन हु सप्लाइज गुड्स। वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवा रहा होगा, क्योंकि वो टैक्स मेरे से ले रहा है। अब जो यूरो स्टोर वाला है उसका टैक्स किससे लिया है? मेरे से लिया है। गवर्नमेंट वाला टैक्स किससे लिया है? मेरे से लिया है। टैक्स मैंने पे किया है, बट किसको किया है? उस सेलर को। वो मेरे से टैक्स लेके क्या करेगा, गवर्नमेंट को पे कर रहा होगा। फिर दूसरा, जो बंदा गुड्स को इम्पोर्ट कर रहा होगा, जो बंदा गुड्स को इंपोर्ट कर रहा होगा, जब बंदा गुड्स को इंपोर्ट करता है, जब जाता है वेयर हाउस पे क्लियरेंस के लिए, उस वक्त वो क्या करेगा, टैक्स अपना पे कर रहा होगा। और तीसरा, वो बंदा जो टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अब रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहा है आपको, बिल आता है, टैक्स लेता है, अब वो सर्विस प्रोवाइडर है, उसने आपको सर्विसेज दी हैं, जो उसने टैक्स लिया वो क्या करेगा, गवर्नमेंट को जमा कराएगा। तो सर ये 5 नंबर का सवाल है, क्या ये मुश्किल है? 3 बातें हैं। हु इज़ लाइबल टू पे सेल्स टैक्स, बताएं। सर्विस प्रोवाइडर, पर्सन हु इज़ इम्पोर्टिंग द गुड्स, और द पर्सन हु इज़ सप्लाइंग द गुड्स। सप्लायर ऑफ गुड्स, इम्पोर्टर ऑफ गुड्स और सर्विस प्रोवाइडर, ये क्या करेगा, आपका टैक्स जो है पे कर रहा होगा। और टैक्स पे करना कब है? टैक्स पे कौन करेगा? सर्विस प्रोवाइडर, गुड्स को इंपोर्ट करने वाला और गुड्स को सप्लाई करने वाला। सप्लाई ऑफ गुड्स, इंपोर्ट ऑफ गुड्स और प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज, ये लोग जो हैं क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। अब टैक्स पे कब किया जाएगा? रिमेंबर, जब गुड्स इंपोर्ट होंगी ना, एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स, जब आप गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उस वक्त टैक्स पे कर रहे हैं। जब आप गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, जब आप कस्टम ड्यूटी पे कर रहे हैं, आप उस वक्त क्या करेंगे,
टैक्स पे करेंगे। और दूसरा, जब आप हर महीने रिटर्न जमा करवा रहे हैं, अब क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। अब रिटर्न जमा करवाने की डेट क्या होती है, 15। तो हर महीने जब आप रिटर्न जमा करवा रहे होते हैं, आप क्या करेंगे, उस वक़्त टैक्स पे कर रहे होंगे। ठीक है। तो ये दो कॉमन क्वेश्चन है जो हमने डिस्कस करने होते हैं, जो पैरेलली आ रहे होते हैं, और बड़े इजी और बड़े आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ लाइबल टू पे सेल्स टैक्स, कौन कौन टैक्स पे करेगा, अ पर्सन सप्लायर ऑफ गुड्स, दूसरा इम्पोर्टर ऑफ गुड्स, उसके अलावा सर्विस प्रोवाइडर जो है वो क्या कर रहा होगा, वो गुड्स को पे कर रहा होगा। और अभी 5 नंबर का सवाल है, और ये बच्चों ने लाइक इसमें जब आता है पेपर में कहानियाँ करवा रहे होते हैं। अब इसमें मोस्ट कॉमन जो मिस्टेक होती है वो क्या होती है, कि पर्सन हु बाइज द गुड वो टैक्स पे करेगा। गलत है ये। आप सामान खरीद के आए हैं, आपने कब गवर्नमेंट को टैक्स पे किया, अभी जाके आप पेट्रोल डलवाएंगे, कहाँ टैक्स गवर्नमेंट को पे किया, आपने पे किया। रास्ते में कोई चीज़ लेंगे, कोई टैक्स पे गवर्नमेंट को कर रहे हैं, आप गवर्नमेंट को टैक्स पे नहीं कर रहे। हम गवर्नमेंट को टैक्स कोई भी पे नहीं कर रहे। हम किससे पे कर रहे हैं, जिससे सामान खरीदा है। जो जिससे ख़रीदा है वो क्या करेगा, वो हमारे बिहाफ के ऊपर गुड्स को बाय करेगा, और वो हमारे बिहाफ पे टैक्स कलेक्ट करेगा, और क्या कर रहा होगा, हुकूमत को पे कर रहा होगा। तो ये पॉइंट याद रखने। फिर जो बंदा गुड्स को इंपोर्ट करेगा वो क्या करेगा, टैक्स को पे कर रहा होगा। और जो बंदा सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वो बंदा क्या कर रहा होगा, टैक्स को पे कर रहा होगा। तो 3 बातें कौन कौन सी, सप्लायर ऑफ गुड्स, इंपोर्टर और सर्विस प्रोवाइडर। और टैक्स कब पे होगा, जब गुड्स इंपोर्ट हुई हैं, जब हम कस्टम ड्यूटी पे कर रहे हैं उस वक्त टैक्स पे किया जाएगा, या जब हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं हर मंथ उस वक्त क्या किया जाएगा, टैक्स पे किया जा रहा होगा। क्लियर है। तो दिखाना हैंडआउट्स। आज हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस की हैं। आपने सिंपल क्या करना है, घर जाके इन्हीं चीज़ों को डिस्कस आउट करना है, इनको रीड कर लेना है। जैसे पेज नंबर 464 ये हमारा पूरा हो गया, 465 जो है ये हमारा पूरा हो गया। फर्दर टैक्स जो है उसकी एक्सेप्शन हमने देखी है। फिर 466 के ऊपर ये हायर रेट भी देख लिया कि 25% किसके ऊपर लगता है। रिड्यूस, अच्छा ये जो है ना, ये रिड्यूस रेट्स वाला 466 पर लिखा हुआ है, इसके आगे लिख लें ये रीड ओनली है, इसके ऊपर लिख लें ये रीड ओनली है। इसको याद नहीं करना, वो ना हो कि आप याद करने बैठ जाए CBU के ऊपर 12% है, नहीं, सिर्फ पढ़ लें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि गवर्नमेंट टैक्स कम भी लगा सकती है। फिर कैपेसिटी टैक्स भी रीड ओनली है, शिप प्लेट्स वगैरह भी रीड ओनली है, लिख मार्क कर लीजिएगा। CNG स्टेशन भी रीड ओनली है। फिर हु इज़ लाइबल टू पे सेल्स टैक्स, ये इंपॉर्टेंट है, आगे मार्क कर लीजिएगा। व्हेन टू पे सेल्स टैक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने मार्क कर लेना है। फिर हमारी 467 के ऊपर जो है ज़ीरो रेटेड सप्लाईज, ये कंप्लीट हो गई हैं। रिफ़ंड का प्रोसेस जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, उसका रिफ़ंड के प्रोसेस में पॉइंट नंबर 3 जो है ये ज़रा आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है। फिर उसके बाद पेज नंबर 469 के ऊपर जो पॉइंट C है, डिफरेंस बिटवीन ज़ीरो रेटेड एंड एग्जाम सप्लाईज, ये वाला टेबल, ये टेबल जो है वो भी क्या कर लेना, आपने रीड कर लेना है। तो आज हमने इतना ही डिस्कस किया है, कल हम यहाँ से ऑनवर्ड चलेंगे। चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही क्या होती हैं, मोस्ट फ्रिक्वेंटली पेपर में पूछी जा रही होती हैं। अगर आप आज का लेक्चर बाद में रिकॉल करेंगे, देखेंगे भी, तो हमने आज कोई अच्छे खासे 7 पास्ट पेपर भी डिस्कस किए हैं जो इन टॉपिक के साथ थ्योरेटिकली क्वेश्चंस आ रहे थे। तो इनको एक दफ़ा ना रीड आउट कर लीजिएगा नोट से, ताकि आपको कल समझ आ रही हो। और कल मैंने सुनना है, पहले जैसे मैंने आज सुने, आप समझ लें कि मैं कभी भी किसी भी दिन सरप्राइजिंगली क्या कर सकता हूँ, आप चीज़ों को सुन सकता हूँ। कॉटेज इंडस्ट्री अगर कोई चीज़ बेचेगी ना, तो कॉटेज इंडस्ट्री टैक्स ले नहीं सकती। लेकिन अगर हम कोई चीज़ कॉटेज इंडस्ट्री को बेचेंगे ना, तो हम कॉटेज इंडस्ट्री से 18% टैक्स ले